Good evening, everyone. Good evening, people. Welcome to another episode of Virtual Talk with Latesh Pujari, brought to you by Craze Planet and Rubaru Productions. हर बार कुछ नया कुछ बेहतर लाने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यू सपोर्ट मी अलॉट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज टेक्निकल ग्रुप अप्स आप फिर से ज्वाइन करते हो. सो उस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल ऐड अंबर सर इन फ्यू मिनट्स. जैसे कि आप जानते हो आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है अंबर विनोद हड़प. अंबर इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक राइटर्स, वेरी टैलेंटेड, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल से एक राइटर है. फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशनलिस्ट जो कमाल की बातें करते हैं, कमाल लिखते हैं, अपने दिल की बातें वो काइंड ऑफ शब्दों में हम तक पहुंचाते हैं. आज के टाइम के उन्होंने कमाल स्क्रिप्ट्स लिखे हैं. आज जैसे कि फॉर एग्जांपल हिचकी, बालक पालक हो गया, उसके बाद समांतर ऐसे कमाल की चीज़ें उन्होंने लिखी है. सो ही विल बी विद अस वेरी सून. हेलो अंबर सर. फाइनली हाउ आर मुझे यू? लगा आप कुछ हो रहा है क्या? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. हाउ आर यू सर? कैसे हो आप? या फर्स्ट क्लास. So to the audience out there, we have our very own Ambar Hadap, one of the most talented writers, one of the brilliant minds. We have a favorite mind, one of my favorite conversationalists. कमाल की बातें करते हैं. अगर आप इनके साथ बातें करो तो वो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली बातें हैं. So one of the famous, brilliant writers of Hichki, Balak Palak, and many such big productions. So we welcome you on our show. It's called Virtual Talk. तो एक बार आपके तरफ से हाय हो जाए हमारे जितने लोग हैं. हाय एवरीबॉडी एंड थैंक्स लतेश. बहुत सालों के बाद मैं लतेश से मिल रहा हूँ. मतलब हमेशा अबाउट मुक्तिधाम कुछ भी होता है तो लतेश के यहाँ से सर ऐसे सुनने में आया है कि ऐसे ऐसे हुआ है, सर ऐसे हुआ है क्या. जनरली लतेश के साथ इतनी ही बातें होती थी और जब मुक्तिधाम वन एक्ट हो रही थी तब भी हमारी बातचीत इतनी नहीं थी. बस एक बहुत प्रेस्टिजियस पुरस्कार इन्होंने जीता था जो मुक्तिधाम के लिए था और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो. सो वहां से लेके आज हम लोग 2 दिन पहले लतेश का फोन आया और कहा कि ऐसा ऐसा है, हमें बात करनी है. और मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास, बिकॉज हाय हेलो और मुक्तिधाम के बारे में और उसके बाद और बहुत कुछ अब बोलने मिलने वाला है लतेश के साथ. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर. वी आर ऑनर्ड सर कि आपने ज्वाइन किया हमारा सेशन. यू अग्रीड फॉर दिस थिंग. आई गेस आप बहुत सोशल मीडिया पे आप बहुत कम हो सर. आई वेरी रेयरली सी यू ऑन सोशल मीडिया एनी काइंड ऑफ थिंग. सो बस हाउ इज कोरोना, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, हाउ आर थिंग्स ट्रीटिंग यू? मेरे ख्याल से कोरोना ने वरदान दिया है राइटर्स को, मेरे ख्याल से. बिकॉज जनरली यहाँ भागो वहाँ भागो, ये मीटिंग, अरे यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे नरेशन है, ये करते करते कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ खुद से बातें करने के लिए. अब तो खुद से इतनी बातें कर रहे हैं कि एक मोनोलॉग लिख के हो जाएगा अबाउट कोरोना. लेकिन बहुत अच्छी बात यही है कि बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है. मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या लिख रहे हैं, और मैं और मेरे साथ मेरे जितने भी राइटर्स फ्रेंड हैं हम लोग बहुत खुश हैं. एक तो घर पे रह रहे हैं इसलिए घर वालों का कहना हमेशा होता है तुम तो अपनी दुनिया में रहते हो. अब हम लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी दुनिया में हैं और इसी दुनिया में रह रहे हैं और यहीं पे रहकर लिख रहे हैं. तो इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है. सेकंड थिंग, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो कहते हैं कि मीटिंग के लिए आओ, मीटिंग नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, वहां पे जाकर कुछ होता तो नहीं है. लेकिन अब बहुत आसान हो गया है उन्हें कहना कि भाई हम लोग घर पे है, हम लोग जूम पे आ जाएंगे या फिर कहीं पे मीट पे आ जाएंगे और बात करेंगे. तो इसलिए बहुत समय की बचत हो रही है, पैसों की बचत हो रही है, फ्यूल की बचत हो रही है और डेफिनेटली क्रिएटिविटी की बचत हो रही है जो बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ वहाँ जाकर बहुत हम लोग गवा रहे थे. सो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी घर पे. कुछ फ्रेंड्स है, कुछ दोस्त है जिनके यहाँ से ये ऐसी वैसी बातें सुनने को मिली कि उनको ये हो गया है कोविड.
तो लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इसके ये आराम से निकल जाएगा। ये वक्त है, कुछ एक दौर है, वो आएगा जाएगा। लेकिन लोग ऑनलाइन क्यों ना हो, लेकिन अपने लोगों से, रिश्तेदारों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हो गए। आई थिंक इट इज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कोरोना। जो हमेशा त्योहार को ही बातें होती थी, या फिर कैसे हो, क्या हो, सुबह का गुड मॉर्निंग और ये वो सब होता था। तो इसलिए आई थिंक आजकल रोज एक त्योहार है, कोई ना कोई तो ऑनलाइन मिल रहा है, तो इट इज वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई मीन यस, हर किसी मतलब हर कोई ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है। सो यू बीइंग एन राइटर, इस क्वारंटीन में आप क्या ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो? व्हाट आर यू, मतलब यस, आप राइटिंग इज द थिंग, लोग नए टेक्निक, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं। सो आपने क्या नया सीखा सर इस क्वारंटाइन में? मैंने खाना बनाना सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑफ माय वाइफ। मैंने खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से सीखा। नहीं, मजाक की बात छोड़ो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं था मेरा। और मेरा जो फ्रेंड है अभिजीत, जो मुक्तिधाम के डायरेक्टर है, खाए तो बहुत सालों से चल रहा था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बिजी इन हिज चैनल वर्क, बिकॉज वो स्टार प्रवाह चैनल में ईपी है, सीनियर ईपी है, और मैं हमेशा बाकी की चीजें लिखते रहता हूँ। तो हमें टाइम नहीं मिल रहा था एक अच्छे कलाकृति को लोगों के सामने लाने के लिए। क्योंकि मुक्तिधाम जब लिखा था तब शायद 10-12 साल अब हो गए शायद। उस 12 सालों में जनरेशन आगे गई, और कल तक माँ बाप को देखने का नजरिया कुछ अलग था, आज और अलग हो गया है, और शायद कल तक और अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि अपग्रेड करना है उस चीज को, तो क्या करें। तो यहाँ वहाँ देखने के लिए चांस नहीं था, टाइम नहीं था। लेकिन इन क्वारंटाइन पीरियड में बहुत सारे दोस्तों को ऑनलाइन मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्हें आजकल मिलना पॉसिबल नहीं था। एजेड लोग थे, उनके उनको मिलकर बहुत अच्छा लगा, और लगने लगा कि नहीं यार, मुक्तिधाम इस चीज को कुछ अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। और अब मैं देख चुका हूँ, मतलब देख रहा हूँ, बिकॉज कुछ साल पहले मेरी उम्र इतनी नहीं थी। आज की जिस उम्र में हूँ, उस उम्र में 12 साल का जो तजुर्बा है, जो आजू बाजू में देख रहा हूँ, वो सारा का सारा अभी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मुक्तिधाम का नया वर्जन ये ज्यादा मैच्योर्ड हो रहा है। ये हमें दोनों को लगा कि तब हम लोग सिर्फ डायलॉग लिख रहे थे, ताली के डायलॉग लिख रहे थे, और लोग ताली बजाते थे, लगता था क्या बात है यार। लेकिन वो ताली के डायलॉग में क्या महसूस होता है ना, वो तब महसूस हुआ नहीं था, बिकॉज तब उस उम्र के हम थे नहीं। अब लग रहा है कि नहीं यार, हम लोग जिन तब तब हमने जो लिखा था उसमें बहुत पावर थी, वो अब हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ अबाउट बनारस, अबाउट ओल्ड एज होम, एंड सबसे बड़ी बात, एक नया नजरिया यही कर रहा हूँ कि उम्र बढ़ रही है या फिर जो कुछ भी ओल्ड एज के प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नजरिए से देखने से अच्छा है कि हम लोग उसे थोड़ा ह्यूमर के अंदाज से देखें। तो मुक्तिधाम का नया वर्जन थोड़ा ह्यूमर बेस भी होगा, क्योंकि रोते रहेंगे तो लोग रोते रहेंगे। तो यार लोगों को कुछ हंसाते हैं, लोगों को कुछ ऐसा बताते हैं जो यहाँ वहाँ आजू बाजू है लेकिन दिख नहीं रहा है। सो इसलिए एक पढ़ना शुरू हो गया है, और जितना पढ़ो उतना अच्छा है। कुछ नए सॉफ्टवेयर्स सामने आ गए, जैसे कोरा करके एक सॉफ्टवेयर है, इट्स वेरी नाइस सॉफ्टवेयर। ओके। कि जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि सामने न्यूज़ चैनल ओपन होता है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आता है जिसमें न्यूज़ हो, तो कोरा करके एक नया सॉफ्टवेयर मुझे ऐसा मिला, जो आप भी शायद आप देखिए, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन रोज वहां पे आती है, और रिसर्च ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आती है। तो आजकल जो चल रहा है उससे साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, फिल्मी, ये सारी चीजें उसमें अलग अलग सेक्शन है। तो बहुत सारी चीजें जो पता ही नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले हमारे जब दादा दादी थे, तब जनरली वो लोग बताते थे कि अरे महाभारत में ऐसा ऐसा था, उसका रेफरेंस अभी अभी ऐसा हो रहा है। तो बाद में ये बताने वाला कोई था नहीं। तो आजकल ये पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है कि यार, क्योंकि वहां पे बहुत उम्र के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं, तो अपनी अपनी एक्सपीरियंस वो विथ रिसर्च डालते हैं।
तो पढ़ने के लिए इतना अच्छा होता है, मतलब अगर बहुत भूख लगी और कोई शादी दिख रही है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं और वहां पे जाके हम लोग बूफे पे खाने वाले हैं, जो ये जो अंदर होता है ना, वो कोरा खोलते खोलते लगता है यार आज बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। सो पढ़ना पढ़ना शुरू हो गया है। और बाकी बहुत काम करते करते ऐसा भी होता है कि वापस वही है, घर वालों के ताने सुनना, इससे भी बहुत अच्छी तरह से पेट भरता है, वो मिलता नहीं है। तो मतलब जनरली कब आओगे, कब घर आने हाँ वाले हो कि नहीं, ये तो डायलॉग शायद भूल गए हम लोग। अब हाँ शायद इतिहास ही गवाह होगा उस डायलॉग का। कुछ साल पहले ऐसे फोन आता था, ऐसा होता कहाँ था। तक आ गए हो? हाँ, क्योंकि अब मालूम नहीं वो डायलॉग कब सुनने मिलेगा। लेकिन अच्छा है, घर पे हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। नए कुछ सब्जेक्ट्स फिल्म्स के लिए, जैसे आपने कहा कि वी आर प्लानिंग हिचकी 2 ओ विथ यशराज ओनली। क्या बात या है। एंड विथ रानी एंड विथ सिद्धार्थ मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे, जिनकी वजह से मुझे और गणेश को पहली अपॉर्चुनिटी मिली। और एक अच्छी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि जनरली यशराज के बारे में या फिर इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में कहा जाता है कि यार ये बहुत इंडल्ज करते हैं, अपनी स्टोरी घुसा देते हैं, अपनी स्टोरी बदल। तो लेकिन टचवुड हमारे साथ वैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं हिचकी हिचकी पे आऊंगा, बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज आई वुड से, एंड जिससे मैंने मतलब लोगों को बुला बुला के लेकर अरे चल ना, देखा है फिल्म, नहीं देखा है चल, तो ऐसे बुलाकर मैं 3 बार देख चुका हूँ सर एक्चुअल फिल्म। सो आई विल कम टू दिस लेटर, बट मीनवाइल सर मैं थोड़ा सा अंबर विनोद हड़प को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। वेयर डिड ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, कब आपने सोचा कि यू वांट टू बिकम एन राइटर, एंड घर से कैसा आपका रिस्पांस था, फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपको, एक रिवाइंड हो जाए सबसे सर। सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना ब्लड ग्रुप। आप कहोगे ब्लड ग्रुप का इससे क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। बट मेरे फादर, लेट मिस्टर विनोद हड़प, वो उनका भी ए पॉजिटिव था। और उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका भी ए पॉजिटिव था। और सबसे बड़ी बात, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वीवा हड़प, जो उस जमाने के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने 200 नॉवेल्स लिखे थे उस जमाने में, विच वाज बेस्ड ऑन पानीपत। एंड बाद में मेरे फादर, उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे, उन्होंने वनैक्स लिखी, जो वनैक का मैं कहता हूँ कि कैसे लिखते हैं वनैक्स, ये उन्हीं से मुझे पता चला। जब तक मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी बहुत बड़े वनैक राइटर हैं। तो हम लोग, हमारे यहाँ हेरिडेटरी है, हमारे यहाँ दो बातें हेरिडेटरी आ गई है, एक राइटिंग और सेकंड डायबिटीज। तो उसके साथ वो आ गया। और मुझे अभी भी याद है, अपने बहुत बड़े एक राइटर है मराठी के, राजेश देशपांडे करके। यस यस। राजेश देशपांडे, मैं जब FY JC में था, तब हमें डायरेक्ट करने के लिए आए थे कॉलेज। और उन्होंने मुझे कहा कि यार पिताजी से एक नाटक लिखवा के ले आना। तो तब तक मुझे ये पता नहीं था कि वन एक्ट होती क्या है। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरे फादर वन एक्ट के दुनिया के बहुत बड़े राइटर हैं। तो इसलिए तब मैंने घर जाके पूछा कि ये वन एक्ट क्या होता है बाबा। बाबा बोले तेरे को मालूम नहीं है? बोला नहीं। अच्छा अच्छा, तुझे घर पे पढ़ने के लिए था। और मुझे मुझे पढ़ने का इतना कंटाला था कि मैं हमेशा कहता था कि क्या है वो, बोलो ना। मतलब 10 पेजेस पढ़ के जो समझने वाला है वो 2 लाइन में आप बोल सकते हो ना, इतना क्या है। और तब उन्होंने कहा कि नहीं यार तू पढ़। तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं घर पे, मैंने कॉलेज को गया, राजेश जी को बोला कि उन्होंने क्यों, उनसे क्यों, हम लोग करते हैं ना कुछ, पिताजी से क्यों चाहिए, मैं कुछ करता हूँ ना। बोला अभी तुझे पता नहीं है क्या? और तब मुझे पता चला वनाक करके एक दुनिया होती है, जो मतलब पागलपन है। मैं सीरियसली, एक बार वनाक का कीड़ा लग गया तो वो 5 साल वो, उससे बाहर कोई आता नहीं है। और शायद कभी कभी उससे बाद में बाहर आता नहीं है। हम लोग अभी भी उसी कीड़े को लेकर जी रहे हैं। एंड लतेश इज, उसे पता है कि वो कीड़ा कितना अच्छा है। तो इसलिए मैंने तब पिताजी ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। बोले फिर तुम लिखो। बोला ठीक है, करके मैं लिखने लिखने लगा। पहले 5 साल ऐसे थे कि मैं क्या लिख रहा हूँ
ये मतलब हमारे मेरे फ्रेंड्स को भी पता नहीं चल रहा था कि ये एग्जैक्टली लिख क्या रहा है, मतलब वनाक के नाम पे ये क्या। पहले 5 साल हम लोग फाइनल छोड़ो, एलिम्स होने के बाद लोग आकर पूछते थे, आप विनोद हड़प के बेटे हो? हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसे ही पूछा तो मुझे हमेशा लगता था कि वाह यार, मेरी वनाक अच्छी लगी। बाद में अब पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि नहीं, उनका अलग था, कि लगता नहीं आप विनोद हड़प के बेटे हो, इतनी बुरी वनाक लिखी। फिर मैं एक बार बहुत गुस्सा हो गया, मैं पापा को बोला, पापा मतलब सारे लोग आगे जा रहे हैं और मेरी बना के आप तो देखते तो नहीं हो, पढ़ते तो नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, क्या हो क्या रहा है। तब पापा ने कहा कि वनाक कंपटीशन में जाते हो तब आजू बाजू की वनाक देखते हो? तो मैंने कहा नहीं, वो क्यों देखने का है, मेरा मेरा इंपॉर्टेंट है। बोले नहीं, जो जीतता है ना फाइनल जाके देखो, पता चलेगा तुम्हें, बाद में आके मुझे बोलना कि जो जीती वो क्यों जीती। तो फर्स्ट साल मैंने जाके घर पे जाके बोला, पापा पार्शियलिटी है, बाकी कुछ नहीं है, उन्हें कुछ आता नहीं है जजेस को, साले पार्शियल होते हैं, जो लोग होते हैं उनके पहचान वाले होते हैं, और आपके साले पहचान वाले तो सब है लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं है उसका। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता पार्शियलिटी, पहले देखो उसमें कुछ तो प्लस है। और तब हमारे घर पे एक आदमी आता था जो हमेशा आकर टाइम पास करके, यहाँ वहाँ की बातें करके, हमेशा वनैक के लिए वो हमेशा आता था, और उसका नाम था गणेश पंडित, ओके। ग्रेट गणेश पंडित। और तब हमारी इतनी अच्छी पहचान नहीं थी, तब हम लोग आते थे, वो मुझे कुछ दो ताने मारता था, मैं भी उसे ताने मारता था, और वो चला जाता था। तो एक बार मेरे पिताजी ने कहा कि गणेश के साथ एक बार तू वनैक कर। मतलब गणेश के साथ उसे क्या आता है? मतलब नहीं, उसे बहुत आता है, उसके साथ एक बार जाके आ, तुझे समझ में आएगा। तो बाद में धीरे धीरे पता चला, नहीं यार, मैं उसे ताने मारता हूँ लेकिन वनाक की दुनिया का बहुत बड़ा जादूगर है वो। तो एक दिन गणेश ही मुझे रास्ते में मिला, और मेरे पापा तब बहुत सीरियस थे। तब तक मैं लिख रहा था, अगर फाइनल में आए ना आए हम लोग लिखेंगे, तो लिख रहा था। तो एक दिन गणेश पंडित मुझे मिला, और गणेश ने बोला कि यार अंबर, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने बोल ना कितने चाहिए। बोले इतने इतने। मैंने देख गणेश, मुझे ना एक डायरेक्टर चाहिए। अरे डायरेक्टर मिल जाएगा ना, तू क्या करेगा, मेरे तू बोल, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, मैं कॉलेज को बोलता हूँ वो तेरे को पैसे देंगे, लेकिन तू डायरेक्ट करेगा क्या मेरे लिए? बोला हाँ, स्टोरी क्या है? मैंने स्टोरी बोली, तो गणेश बोला अंबर ये फाइनल को है। बोला आएगा? अरे ये फाइनल में है कंफर्म, मैं बोलता हूँ ना तेरे को ये फाइनल में। तो गणेश और आया नहीं, तो अरे मैं बोलता हूँ ना, अभी तूने इतना अच्छा लिखा है, फाइनल में आएगा ये। डन। उस दिन मैं कॉलेज को लेके गया गणेश को, गणेश को पैसे मिल गए, और शायद तब से 6 दिन पे वनाक कंपटीशन थी। उस दिन जो गणेश गायब हुआ, जो गणेश एक दिन था वनाक को तब आ गया, गोवा गया था कहीं पे, और मैं गणेश को ढूंढता रहा। तो गणेश, अबे एक दिन बाकी है, एक दिन। गणेश बोला एक नहीं है, 2 दिन बाकी है। बोला नहीं गणेश, एक दिन, एक दिन कल का गया, परसों वनाक। बोला अंबर मतलब 2 दिन है। बोलो क्या, ये क्या गणित है तेरा? बोला हाँ, एक दिन और एक रात, मतलब 2 दिन हो गए, टेंशन मत ले, मैं तेरे को बताता। ग्रेट। और वेरी, मैं बोलने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज उस दिन मुझे पता चला कि वॉर लेवल पे वन एक्ट करना मतलब क्या होता है। उसने मुझे कहा था तू वन एक्ट लिख के रख, और वन एक्ट हो गई, फाइनल में आ गई। उस साल कॉलेज ने तकरीबन, नहीं नहीं फिर भी 75 to 80 thousand रुपीज उस वन एक्ट पे जीते। वो कॉलेज पहली बार फाइनल में गया, जिन्होंने आज तक कभी फाइनल देखा नहीं था। मैंने भी तब कब तक फाइनल नहीं देखा था, मैंने फाइनल क्या होता है वो तब देखा। लेकिन तब मुझे गणेश ने बोला अंबर, मैं इस ये बात कॉन्फिडेंटली बोल रहा था क्योंकि कम से कम तूने लिखा था। मैं जब करता हूँ तब मैं लिखता ही नहीं, मैं जाके डायरेक्ट करता हूँ, और जो होता है वो फाइनल में होता है। तो इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है। तो तब मुझे पता चला स्क्रिप्ट की अहमियत क्या होती है, कि हाथ में स्क्रिप्ट होना वना के मामले में। और बाद में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। जो तुम्हारा सवाल था कि वहां पता चला, आजू बाजू के फाइनल में आने वाले स्क्रिप्ट देख देख के, जो मेरे साथ अभी काम करने वाले बहुत है, उसमें अद्वैत दादरकर है, उसमें इरावती कर्णिक है, उसमें समीर विद्वांस है, ये लोग साथ में हम लोग देख रहे थे, और मैं देख रहा था कि मैं कहाँ कम हूँ। तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि यूनिवर्सल सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, जो मेरे सब्जेक्ट में था नहीं।
बाद में मैंने यूनिवर्सल सब्जेक्ट ढूंढना शुरू किया। बाद में पता चला वनाक से लेकर फिल्मों तक, अगर आपका सब्जेक्ट यूनिवर्सल हो और उसमें कुछ तो यूनिक बात है, तो आप फाइनल को जा सकते हो और लोगों के मन में जगह बना सकते हो। और आज भी आप देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो फिर वो जोकर नाम का पिक्चर ले लो या फिर लाइफ ऑफ पाई देख लो, कोई भी जीता हुआ कोई भी एक कलाकृति आप देखो, उसमें एक बात होती है यूनिवर्सल, वो सब्जेक्ट यूनिवर्सल होता है। और कभी वनाक नहीं जीतती, सब्जेक्ट जीतता है। या फिर कोई नाटक नहीं जीतता, उसका सब्जेक्ट जीतता है। तो तब पता चला कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। और वहां से दौर शुरू हुआ, एक लत लग गई यार, अच्छे सब्जेक्ट ढूंढो जो सब्जेक्ट हमारे आजू बाजू में हो। अगर मैंने महाभारत के ऊपर कुछ किया तो कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी अलग है लेकिन पता है। तो ऐसे सब्जेक्ट ढूंढो जो इर्द गिर्द में है लेकिन लोगों की नजर नहीं वहां पे जा रही है। या फिर ऐसे सब्जेक्ट ढूंढो जिस पर लोग आकर बोलेंगे नहीं। और तब उसमें आ गई पहली मेरी कलाकृति, दैट इज बालक पालक। आई वॉज सपोज टू से दैट सर, बालक पालक की जो मीन जब सब्जेक्ट की बात ही हो रही है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद बालक पालक सर? आई मीन एवरीबॉडी शुड नो दिस, व्हाट इज बालक पालक नाउ, हाउ डिड इट स्टार्ट? बहुत बहुत खतरनाक स्टोरी है बालक पालक के पैदा होने की। कुछ काम नहीं था, कुछ काम, मतलब मैं और गणेश, हम लोग तकरीबन एक दौर था जहाँ पे 3-3 डेली सोप एक साथ लिख रहे थे। बाद में चैनल वालों को पता चला कि ये लोग बहुत बिजी है तो इनको लेंगे नहीं करके, हम लोग बेकार थे, बेकार कुछ नहीं काम था, हम लोग बैठ रहे थे। और गणेश ने बोला अंबर कुछ करना चाहिए यार, मतलब क्या करे, कोई काम ही नहीं दे रहा है, एक दौर आता है। और जनरली हम लोग कहते हैं कि जो अभी कल हुआ सुशांत सिंह राजपूत, एक फ्रस्ट्रेशन वाला दौर हर एक कलाकार की जिंदगी में आता है कि साला सब लोग दौड़ रहे हैं और मैं खड़ा हूं, मैं चल भी नहीं रहा हूँ। वही दौर था जब मैंने गणेश को कहा कि छोड़ देना, जिसको जरूरत है वो आ जाएंगे, तब तक क्या करेंगे। तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था, तेजस करके। तो वहां पे जाने के बाद उसकी एक टिपिकल महाराष्ट्रियन सोसाइटी है जहाँ पे गाली गलोच नहीं होती, जहाँ पे गुंडागर्दी नहीं होती, बहुत ही व्हाइट कॉलर लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत ही शरीफ, बहुत ही संस्कारी। शाम को वहाँ पे शुभम करोती पढ़ा जाता है, अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पे सुनने मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अच्छा अच्छा, पूरा एक बहुत अच्छी कल्चर्ड फैमिली। तब उसके दरवाजे के बाहर, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, 2 बच्चे बैठे थे, तकरीबन सेकेंड या थर्ड में रहेंगे वो। और मैं जैसे गणेश तेजस की जाकर बेल बजाई और वहां से एक लड़की गुजरी। जैसे लड़की गुजरी, वो 2 बच्चों के यहाँ से मुझे आवाज सुनाई दी, ओ शिट क्या माल है ना। और मैं घूमा, ये लोग कौन बोला, माल है ना ये इस सोसाइटी में कौन बोल सकता है। और वहां कोई बड़ा भी था नहीं। मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। और तब मैंने देखा तो एक लड़के को पता चला 2 बच्चों में से कि शायद इस अंकल ने सुन लिया है। तो वो आया और बोला कि किसी को बोलना मत, हाँ, वो मतलब माल। नहीं नहीं, डोंट वरी। तब दिमाग से, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कहाँ से सब्जेक्ट आ जाता है दिमाग में, तब दिमाग में आया साला इनका वर्ल्ड खतरनाक है। मतलब जो ये दिखा रहे हैं ये उनका वर्ल्ड है नहीं, जो दिमाग में चल रहा है ना, जो आजू बाजू का है, वो दिमाग पे इम्पैक्ट हो रहा है, वहां पे कुछ नया हो रहा है इनके मन में। और उनका कितने साल, तीसरी चौथी, नॉट मोर देन दैट। हम लोग कहते हैं कि एडोलेसेंस करके एक एज होता है जो 13-14 का होता है। तब मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत पहुंचे हुए बच्चे हैं। और अगर ये पहुंचे हुए हैं ना, तो इनकी जनरेशन भी पहुंची हुई चाहिए। बिकॉज जब हम बच्चे थे तब केबल नाम की चीज नई नई आई थी। और लोग कह रहे थे, मतलब बड़े बुजुर्ग कहते थे नहीं नहीं केबल मत लगाओ, लड़के बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया दिखेगी वहां पे, ऐसी ऐसी औरतें दिखेंगी जो कम कपड़ों में होती है, तो यहाँ वहाँ ये सब हो जाएगा। अब ये लोग तो गूगल के जमाने में है। तो मतलब अगर हम लोग गूगल पे लॉर्ड कृष्णा ऐसा भी डालते हैं ना, तो सर्च में 5वीं या 6वीं जो विंडो आती है उस पे एक सेक्स वाला आता ही है कुछ। आप गणेश डालो, आप मारुति डालो, कुछ भी डालो, 6 या 7वें विंडो में कुछ ना कुछ तो ऐसा आ ही जाता है वल्गर। जो देखना नहीं चाहिए, वो जो वल्गर है। बस। तो मैंने कहा कि यार मुझे एक आइटम मिल गया, मुझे एक कहानी मिल गई, मुझे एक जम मिल गया। और घर पे आके मैंने लिखना शुरू किया। तकरीबन एक
3-4 घंटे में लिखता रहा, एक 10 पेज की स्टोरी लिख बन गई। उसका क्या करना है मालूम नहीं, लेकिन उसमें एक भाग्या करके कैरेक्टर है जो थोड़ा नाटक के लैंग्वेज में बात करता है। एक लड़की है जो बताती है कि मुझे कुछ समझता नहीं, घर वालों को बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बच्ची हूँ, लेकिन साइमल्टेनियस उसकी खोज चल रही है कि बॉयफ्रेंड क्या होता है। तो ऐसे सारे किरदार मिल गए, मैंने कहा कि क्या करूँ इसका। और मेरा दूसरा जो फ्रेंड है, वेरी वेरी गुड फ्रेंड, मुक्तिधाम के डायरेक्टर अभिजीत खाड़े, अरे तो मैंने अभिजीत को बोला कि अभिजीत यार ऐसा कुछ सूझा है मेरे को। अभिजीत भी तब चैनल में लगा नहीं था, उसके पास भी टाइम था, तो उसने पढ़ा। बोला कि अंबर एक बात बोलूं, कोइंसिडेंटली तूने जो लिखा है ना, ऐसे ही सोच के सेम दिखने वाले मैं तुझे को बच्चे बताता हूँ। तो क्या बात कर रहा है, हाँ हाँ सेम, तूने जो दिमाग में तेरे आया है ना विशु ऐसा होगा, तो ऐसा एक विशु तेरे को मैं बताता हूँ, ऐसी सात्विका का तेरे को बताता हूँ, ऐसा आवया बताता हूँ। मैं कहाँ पे मिलेंगे, मैं चल तू कल डहाणुकर कॉलेज आ जा। मैं गया और आई वॉज शॉक्ड कि एग्जैक्ट वैसे लोग सामने खड़े थे। तो ये बोला ये अपनी इस साल की वन एक्ट है अंबर, आईएनटी की। लो क्या बात कर रहा है, हाँ ये आईएनटी की वन एक्ट है, यहीं से करेंगे, टेंशन मत ले। तू क्या करने वाला है, नहीं मैं फिल्म का सोच रहा है, फिल्म छोड़ दे, तू यही कर। अब तब तो ऐसा भी नहीं था कि मेरी कुछ फिल्म आई थी या फिर ऐसे कोई पहचान वाला नहीं था। और मैंने कहा कि ठीक है। अब जैसे अभिषेक की सोच है वैसे गणेश की सोच है। अभिषेक बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही अभिजीत अभिजीत बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही डायरेक्टर किस्म का बंदा है। तो उसने वो कंप्लीट सीरियस बना। बालक पालक वॉज फर्स्ट वर्जन वॉज कंप्लीट सीरियस, मतलब एक आदमी भी हंसेगा नहीं। मैंने बोला कि अभिजीत लेकिन ना ये थोड़ा कॉमेडी हो तो। नहीं 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 अंबर, आईएनटी अगर जीतना है तो हमें कॉमेडी करना जरूरी नहीं है, हमें सीरियस ही करना है। ठीक है। और तब साइमल्टेनियसली हम दोनों और एक कॉलेज कर रहे थे एमडी, और उसका सब्जेक्ट तो और ही खतरनाक था। वारी में जो लोग जाते हैं उसमें प्रोस्टिट्यूशन चलता है, उसके ऊपर मैं सो कंप्लीट दो डिफरेंट सब्जेक्ट। और अभिजीत बोलने लगा कि मेरा भी ये हो गया है डायरेक्ट करके वन एक्ट, तो एक बार तू देख ले। फाइन, वापस 4 दिन थे बाकी। और मैं कहा मैं अकेले ही देख रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं गणेश को बोलता, मतलब गणेश कहाँ पे, मतलब गोवा। फाइन, तू आ जा, तेरी वाइफ को लेके आ जा। क्योंकि गणेश की वाइफ ऐसी है कि जोक ऐसे बोलने के बाद भी वो हंस पड़ती है, 15 मिनट हंसती है वो जोक सुनने के पहले। यार कोई तो हंसेगा तो अच्छा लगेगा यार, तो इसलिए गणेश की वाइफ को बुलाया। पूरी वन एक्ट 25 मिनट की वन एक्ट थी, उसमें एक बार सिर्फ उसने इतना ही किया, बाकी कुछ किया नहीं गणेश की वाइफ ने। तो यार लोचा है। गणेश बोला अंबर ये किसने डायरेक्ट किया, मेरा अभिजीत ने। ओके ओके, एक बात बोलूं तेरे को, मेरे बोल यार सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन ये कॉमेडी किया तो। मेरा गणेश 3 दिन बाकी है, 3 दिन, ये अपना कॉलेज नहीं है। गणेश बोला अंबर सिर्फ अभी बोल रहा हूँ, 3 दिन नहीं है, 6 दिन बाकी है, 3 दिन और 3 रात। तो मैंने कहा कि फाइन, लेकिन तेरे को लग रहा है तुम्हारा अंबर ये फर्स्ट है ना। अरे उस दिन तो तेरे को वो बोला था कि फाइनल को है, इस दिन मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट है अंबर। तो गणेश तेरे को एमडी का सब्जेक्ट मालूम है, अरे कुछ भी हो यार, मैं तेरे को बोलता हूँ ये फर्स्ट है, इस साल का बेस्ट राइटर, बेस्ट प्ले, ये दो कंफर्म है, बाकी तो मुझे मालूम नहीं। मैं लो अभी अभिजीत को बोला, अभिजीत ऐसा ऐसा है यार। अभिजीत भी गणेश को मानता है। फाइन, लेकिन अंबर तेरे को ये थोड़ा वापस लिखना पड़ेगा और तेरे स्टाइल से लिख। डन। शुरुआत हुई एंड मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि इट वॉज अ मिराकल कि 1992 में ऑल द बेस्ट परफॉर्म हुआ था आईएनटी में। जो जिस तरह से पेश हुआ था, जो 25-30 मिनट्स की वन एक्ट थी, वो कम से कम 40-45 मिनट चल रही थी बिकॉज ऑफ लाफ्टर्स एंड तालियां। पर बालक पालक ने ऑल द बेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि 25 मिनट की वन एक्ट 59 मिनट्स चल रही थी बिकॉज ऑफ तालिया एंड लाफ्टर्स। एंड बहुत लीजेंड लोग वहाँ पे एज ए जज थे, चंद्रकांत कुलकर्णी थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। देवेंद्र पेम थे जो ऑल द बेस्ट के राइटर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अंबर मैंने आज तक ऑल द बेस्ट के बारे में ना बाद ना एक्सप्लोजन नहीं देखा जो मैंने आज देखा। और क्या मतलब तकदीर होती है, या फिर हम लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा करो अच्छा ही होता है, ये हुआ।
और 2-3 दिन पहले मेरी पहचान हो गई थी रवि जाधव के साथ। रवि जाधव इज अ बिग नेम ऑफ मराठी इंडस्ट्री, ऑफ डायरेक्टर ऑफ नटरंग, बालगंधर्व। और रवि जाधव से मैं एक सेट पे मुलाकात हुई थी। हम लोग एक हिंदी ये करने वाले थे, कोई स्पूफ वाला एक पायलट कर रहे थे। वो हुआ ही नहीं मतलब। वो पढ़ने के बाद रवि बोला यार ये मेरे स्टाइल का है नहीं, और मेरे लगता है ये तेरे स्टाइल का भी है नहीं। मेरे फिर अभी नहीं, ये नहीं करते। मेरे फिर कर दे क्या, अभी प्रोड्यूसर मारेगा तो हाँ देख लेंगे यार। तो क्या कर रहा है, मेरा ऐसे ऐसे हम लोग एक वन एक्ट कर रहे हैं। अच्छा वन एक्ट क्या होता है, तो उसे वन एक्ट भी मालूम नहीं था। मेरा ऐसे ऐसे 25 मिनट का नाटक होता है, क्या सब्जेक्ट क्या है, मेरा ऐसा ऐसे पिक्चर करेगा तू मेरे साथ। बोले आपके साथ ना, इसके ऊपर हाँ। इसका रिजल्ट कब है, मेरा कल। अच्छा अच्छा, तो रिजल्ट मुझे बता दे, देख मैं तो इसका पिक्चर करूंगा, तू रिजल्ट बता। रिजल्ट बताने के बाद उसको मैंने बोला कि अरे रवि, बेस्ट प्ले का ये मिला है मुझे, बेस्ट राइटर मिला और बेस्ट एक्ट्रेस मिला। अच्छा तो फोन अभी बंद कर दे। मतलब फोन बंद कर दे, अभी फोन ऑफ कर दे तेरा। मतलब क्यों, मैं बोलता हूँ तू सुन, फोन ऑफ कर दे। फोन ऑफ करने के पहले मुझे एक मेल डाल, मैं तेरे साथ इसकी फिल्म कर रहा हूँ। तो क्या फालतूगिरी है रवि, अब मैं लोग मुझे इतने सालों के बाद मुझे कांटेक्ट करेंगे यार, अच्छा लगा, बंद कर दे। मैं बोलता हूँ तेरे को, मैं बंद कर दे। सुबह जब उठा तब मराठी के कम से कम 8 प्रोड्यूसर्स के मुझे एसएमएस थे कि हमें इसका नाटक करना है, कब रिहर्सल शुरू करे बोलो। और सब बड़े नाम। और तब रवि का फोन आया, मैं बोला था फोन बंद कर दे, इसलिए बोला था अब तू कुछ नहीं करेगा, अब इसका सब पिक्चर होगा मैं करूंगा। डन यार। और तब एक नई बात पता चली जो मैंने अभी कही थी, कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका क्या होगा। तो अब बोला जाए तो बालक पालक का पहली बार वन एक्ट तो सुपर हिट थी। बाद में नाटक आया, बाद में फिल्म आई। अच्छा बालक पालक का थोड़ा उल्टा हुआ, फिल्म आई बाद में नाटक आया। अब उसके ऊपर हम लोग एक सीरीज भी डेवलप कर रहे हैं विथ दोज कैरेक्टर, ओ लवली। ताकि बिकॉज इट्स लाइक अ फ्रेंड्स। 6 कैरेक्टर, उनके नजरिए अलग अलग है, और दे आर थिंकिंग अबाउट सेक्स। और उसी के ऊपर जाकर बालक पालक 2 भी बन रहा है, शायद उसमें रितेश काम भी करेगा, देशमुख। बिकॉज एक स्टोरी नहीं बनाई 2000, मतलब बालक पालक जब की तो 1995 का दौर बताया था उसमें पिक्चर में। तो अब हम लोग कर रहे हैं 2020 के लड़के अगर हो, बच्चे हों, तो वो किस नजरिए से ओ सेक्स क्या को देखते हैं और क्या होता है। तो इसलिए एक नया, चलो एक लॉकडाउन का और एक फायदा, जब लॉकडाउन घोषित हुआ तब मैंने गणेश को बोला देख अपने पास टाइम है और अपने पास अच्छे सब्जेक्ट है। इसमें से एक सब्जेक्ट है बालक पालक, अपने पास किरदार अच्छे है और उसका बैकलॉग बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत अच्छा बैकिंग है। बालक पालक 1 वाज अ सुपर हिट मूवी ऑफ दैट ईयर। तो गणेश बोला डन। तो इसलिए हमने रितेश को फोन किया, रितेश बोला डन, इस क्या है ये, ऐसा ऐसा करना है, डन। सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग ऑन बालक पालक 2। और शायद उसका नाम बालक पालक ना होकर पालक बालक होगा, जो ओके, कम्प्लीटली उल्टा है। उल्टा है। तो सो इट्स अ जर्नी ऑफ बालक पालक से लेकर जो शुरुआत हुई। हम लोग कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उस समय हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते और ये डिसाइड करते हमें कुछ नहीं करना है, तो शायद बालक पालक आज नहीं होता। तब मैंने ये बोल दिया कि मरने दे यार, कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं यार, कुछ लिखेंगे, चल टाइम पास लिखेंगे। उस टाइम पास में बालक पालक पैदा हुई, और शायद बिकॉज ऑफ बालक पालक आज मैं जो हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी की, जैसे मेरे पिताजी की वजह से मुझे मेरे पास ये सब आया, वैसे बालक पालक की वजह से आज भी हिचकी जब मिली तो उन्होंने बालक पालक देखा था, उन्होंने येलो देखी थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि जरूरी नहीं है कि ये इन्होंने हिंदी कितना लिखा है, जरूरी है हुनर कितना है, जरूरी है थॉट्स क्या है, जरूरी है ये लोग बयां कैसे करते हैं, और उतना ही जरूरी होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सो इट्स स्टार्टेड। क्या बात है सर। डिड ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन, मैंने बोला कि अंबर सर इज वन ऑफ द बेस्ट फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशनलिस्ट। मतलब एक स्टोरी, मतलब ये, मतलब कोई इमेजिन, मतलब ये चीजें सुननी चाहिए किसी भी राइटर को या फिर किसी भी एक्टर को। ये कैसे इसका, सर अभी हिचकी तक आए ही हैं तो लेट्स टॉक अबाउट हिचकी सर। बिकॉज यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक हमने लोगों को बुला बुला के दिखाया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। वेरी वापस वैसा ही है कि हमने येलो नाम की फिल्म लिखी। येलो नाम की फिल्म में एक लड़की थी, गौरी गाडगील करके।
विच इज अ कैरेक्टर। मतलब गौरी गाडगे के बारे में हमने पढ़ा था 2005 में, से एक लड़की पैरालंपिक्स में गई थी और उसने गोल्ड मेडल जीता था और वो डाउन सिंड्रोम है। इतना सा डाउन। आर्टिकल था पेपर में। और हमारा एक फ्रेंड है पराग करके, पराग ओझा, जिसने ये आर्टिकल बताया, बोला कि अंबर ऐसा ऐसा आर्टिकल है। और हम लोग बोलते रहे यार कैसा लगता होगा ना कि इतना सारा गोल्ड मेडल जीतने के बाद इतना ही आर्टिकल है। तो मैंने कहा यार इसको फोन करते, देखते तो है, इसलिए फोन किया और उन्होंने कहा कि मिलने के लिए आओ। हम लोग मिलने के लिए, गौरी नाम की एक लड़की है जो अभी उसके बारे में बताता हूँ मैं, लेकिन हिचकी के पहले बताने से पहले अबाउट येलो बताना जरूरी है, बिकॉज यहाँ से हिचकी की शुरुआत हुई। जर्नी। तो हम लोग गए और हमें पता चला कि एक डाउन सिंड्रोम लड़की है जो जैसे डाउन सिंड्रोम होते हैं वैसे है। और बाद में थॉट्स समझ में आने के बाद, मतलब इसलिए उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो माँ बाप ने कहा था कि हमारे पास आगे गोल ही नहीं था जब वो पैदा हुई। डॉक्टर ने बोला इसका कुछ नहीं होगा, जस्ट इसे बेच दो या फिर किसी लेबोरेटरी को दे दो, क्योंकि ये लड़की कुछ नहीं है उसमें, मतलब डाउन डाउन सिंड्रोम है, बाद में ये परेशानी होगी तो जस्ट लिव इट, आप सेकंड चांस ले लो। तो माँ ने कहा कि नहीं, अब पैदा हुई है ना, लड़की है ना, तो मैं कुछ करूंगी। वहां से लेकर उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ही गोल होता है, नई कंपटीशन। ये कंपटीशन जीतो, नई कंपटीशन, बाद में नई कंपटीशन। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट कंपटीशन वो जीती ना जब, जो उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है, बिकॉज डाउन सिंड्रोम लोगों के हार्ट बहुत वीक होते हैं। लेकिन इट वॉज अ मिराकल कि वो पानी में गिर गई एक बार और वो डूबी नहीं, वो तैर रही थी एंड शी वॉज लाफिंग। सो उन्हें लगा ये शायद डूब जाएगी, लेकिन ये तो तैर रही है, तो चलो यार इसको स्विमिंग को डालते हैं। और स्विमिंग को डालने के बाद उसका ब्रेन डेवलप होते गए, थोड़ा 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 थोड़ा, बिकॉज एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है, जो जनरली पानी में ही होता है, अपने आप को बचाते हैं हम लोग। और बचाते बचाते अपना ब्रेन शुरुआत करता है ऑर्डर्स देना कि अगर बचना है तो हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, ये करो वो करो। इससे उसका ब्रेन डेवलप होता गया। और बाद में हमने, हमारे डायरेक्टर है महेश लिमये करके, बहुत बड़े डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर है, जिन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ ऑलमोस्ट सारी फिल्मों की कैमरामैन थे वो। तो उसको बोला कि तेरी फिल्म फर्स्ट फिल्म है, हम लोग सब्जेक्ट देते हैं, इस पे बना। बोला नहीं यार अंबर मुझे रोम कॉम करना है। बोला मत कर, ये बना, बिकॉज ये तुझे ना एक नई पहचान देगी और इन लोगों के लिए हम लोग कुछ करेंगे। तो ये बोला लेकिन हम लोग इसको लेके नहीं कर सकते, मेरे सामने मुक्ता बर्वे कंफर्म है एज एन आर्टिस्ट। मैंने कहा कि एक बार तू गौरी से मिल, अगर तुझे ऐसे लगा कि नहीं यार लोचा है, छोड़ दे। वो मिलने गया और जैसी उनकी मुलाकात हो गई, वो बोला मैंने अभी को मुक्ता को फोन करके बोल दिया है टाटा बाय बाय, मतलब तू अच्छी आर्टिस्ट है नो डाउट, पर मुझे इसे लेके करना है। और फर्स्ट डाउन सिंड्रोम लड़की जो पहली बार अपने इंडिया में उसने पूरा एज अ हीरोइन काम किया। 6 महीना मैं और गणेश उसके घर पे जा रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, बातें करते करते सीन उभर के आगे आने लगे कि यार ऐसा हुआ है तो ऐसा इसको थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसा करते हैं। वहां पे उसके फादर बहुत ही जिंदा दिल आदमी, फादर मदर दोनों, लेकिन हमें एक विलन पैदा करना था, इसलिए फिल्म में एक विलन आ गया जो फादर था। वो फादर ऐसे है नहीं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आने लगी। और तब एक बात समझ में आई, माँ बोली कि जिस दिन उसने गोल्ड मेडल जीता था, तब वहां पे भारत का एक भी रिपोर्टर वहां पे नहीं था। यहाँ पे आने के बाद हम लोग जब आ गए एयरपोर्ट पे, तब किसी को पता नहीं था कि ये गोल्ड मेडलिस्ट विनर है। तब हमने कहा था कि एक बार ये मूवी आने दो, बाद में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। और जिस दिन मूवी रिलीज हुई, उस दिन उसकी गली रिपोर्टर से भर गई थी। बाद में सभी जगह पे गौरी थी। उस साल का नेशनल अवार्ड ये लोग को मिला और गौरी को स्पेशल मेंशन मिला राइट फ्रॉम राष्ट्रपति। तो तब से अब, और एक बात कि गौरी एसपी कॉलेज से नॉर्मल लोगों के साथ ग्रेजुएट हो गई, ओके। एमए कर रही है इंग्लिश लेके। और उसकी माँ ने कहा इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्विमिंग एंड द कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ योर मूवी जो उसे मिल गया ना, तो उसे लगने लगा मैं अगर कुछ अच्छा करूं तो अच्छा ही होता है।
और बहुत सारे लोगों को बाद में पता चलने लगा कि स्विमिंग एक एक अच्छा डिवाइस है उनको एक्टिव करने की। तो जब येलो हुई, येलो देखने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा आ गए थे जो हिचकी के डायरेक्टर है, और तब वो ढूंढ रहे थे कि हमें कोई नया राइटर चाहिए। तो हमारी एक एक्ट्रेस है मृणाल कुलकर्णी, उन्होंने कहा कि यार इन्होंने येलो लिखी, तो वो बोले कि कल आ जाओ मिलने के लिए। मिल फाइन, हम लोग गए तो उन्होंने एक नॉवेल दे दी, इन फ्रंट ऑफ द क्लास नाम की एक नॉवेल थी। ये नॉवेल पढ़ो, हमें इसके मूवी करनी है, इसके राइट्स मैंने ले लिए, टेंशन मत। मैंने पढ़ी, मैंने कहा कहाँ करोगे? वो बोले लंदन में। मुझे लंदन में ही करना है। मेरी फर्स्ट फिल्म मैंने लंदन में की थी, ये भी लंदन में करे। हमने कहा कि वाह यार, चलो लंदन होके आएंगे यार, इसके बाद लंदन तो जा सकेंगे, ऐसे दिमाग में आया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, मतलब काम करते हैं, इसको महाराष्ट्र में करते हैं। तो ये बोले कि लेकिन मिले काम करते हैं, हम लोग एक स्टोरी लिखते हैं। पता नहीं इसमें आएगी, इससे आएगी, क्या आएगी मालूम नहीं, हम लोग एक स्टोरी लिखते हैं, जैसे बालक पालक की एक स्टोरी होती है। हमने एक स्टोरी लिखी, बहुत रैंडम स्टोरी। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अंबर, यू आर राइट, हम लोग लंदन में नहीं जाएंगे, हम लोग महाराष्ट्र की स्टोरी करेंगे, चाहिए तो मुंबई या नासिक, लेकिन उसका बैकग्राउंड मुझे मराठी चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? इसलिए कि जो थॉट्स तुम बोल रहे हो ना, वो थॉट्स अगर वैसे के वैसे आने हो तो सोच वैसी चाहिए। तो मैं मल्होत्रा हूँ, मैं उसे पंजाबी भी बना सकता हूँ, लेकिन पंजाबी बनाऊंगा तो बॉलीवुड के सारे मूवी में एक नया पंजाबी एक घर दिख जाएगा। मराठी करते हैं फाइन, या फिर महाराष्ट्रियन करते हैं डन। अब जाके पूरी की पूरी स्टोरी हमने लिखी। मैं गणेश गणेश भी साथ में था। लिखने के बाद ऐसे लगा कि चलो अब इसको बेचते हैं, फिल्म तो बन गई है, मतलब लिख के बन गई है, अब किसी को तो बेचनी पड़ेगी। तो हम लोग ढूंढ रहे थे, पहले डिज्नी के पास गए। तो डिज्नी वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग जग्गा जासूस कर रहे हैं, सो हम लोग उसी इर्द गिर्द ढूंढ रहे हैं कुछ। तो ये तो उसके इर्द गिर्द है नहीं, ये तो बहुत ही थॉट वाली स्टोरी। बाद में आयुष्मान खुराना जी आ गए। आयुष्मान खुराना जी ने कहा कि तब आयुष्मान का एक ही मूवी आया था, और आयुष्मान ने कहा कि मैं कल से इस पे काम करने के लिए तैयार हूं। कल से पैसा मैं लगाऊंगा चाहिए तो, लेकिन मुझे यही करना है। बाद में सेकंड नाम था इमरान हाशमी, और थर्ड नाम था कि उन्होंने कहा कि अंबर एक काम करते हैं, हम लोग बच्चन जी के पास जाते हैं। तो फाइन। अब ये सारी बातें हमें नहीं थी, इस तरह से काम होता ये पता नहीं था। तो बच्चन जी के पास गए, और मेरे ख्याल से जिंदगी का एक 1.5 घंटा वो हम लोग कह सकते हैं कि मैं गणेश, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अमिताभ बच्चन हमारे साथ पढ़ने बैठे थे सामने, और हम लोग उनको नरेट कर रहे थे। पहली बात तो हम लोग देख रहे सपना देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर हम लोग अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके दौरान उनने फोन नहीं उठाया, उनने कुछ नहीं किया। जब जब फोन आया तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं नहीं उठाने वाला हूँ, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फिल्म। और लगने लगा कि शायद हमें कुछ आता है लिखने के लिए, इतना बड़ा आदमी अगर सुन रहा है तो। और चलते चलते हमने कहा कि चलो काम करते, जैसे जैसे एंड पे आते हैं ना, एक एक ट्विस्ट देते हैं वहां पे, और हमने एंड बताया ही नहीं। हम लोग रुक गए, और ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे होता है। तो एक 10 मिनट गए, और उसने कहा कि फाइन, लेकिन आपने वो एंड लिखा है ना, वो जरा पढ़ के बताओ, वो इंटरेस्टिंग होगा शायद। और तब पता चला कि वाई ही इज अमिताभ बच्चन। नरेशन सुनने के बाद, इतनी देर तक नरेशन सुनने के बाद, अच्छा, उसमें एक प्रिंसिपल करके एक भूमिका है, बहुत छोटी भूमिका है। इस भूमिका के लिए हम लोग गए थे उनके पास। तो उन्होंने पूरी फिल्म सुनी, और उसने कहा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मत सुनाओ, हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाओ। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुना, मुझे फिल्म क्या है देखनी है, मुझे मेरा रोल नहीं देखना। और वो होने के बाद उसने कहा कि फाइन, स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग, आपने बहुत अच्छी लिखी है। उनको मुक्तिधाम भी सुनाई, और उन्होंने तब बोला था कि अगर ये आप हिंदी में करना चाहो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अगर मुझे देखकर आप कुछ कर सकोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तब मैं पागल हो गया था क्या बात, यार। क्या बात। मैंने कहा कि 100% अगर मैं हिंदी करूंगा तो आपको बोलूंगा। और तब उन्होंने कहा कि अभिषेक को लेकर हिचकी करो। तब तक हिचकी में हीरोइन थी नहीं, हीरो ही था। अब सिद्धार्थ का कहना था कि फाइन, नो प्रॉब्लम,
करेंगे, अभिषेक को लेके करेंगे, तो इसलिए आयुष्मान खुराना और इमरान हाशमी का पत्ता कट गया। अब हम लोग गए एक बार, मतलब इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया कि एक अच्छी स्क्रिप्ट घूम रही है, अच्छी है, लेकिन साला उनको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। तब महेंद्र एंड महेंद्र, आनंद महेंद्र जो है, वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, तो हम लोग गए, उनको बताया, तो उसने कहा कि हमारा काम है गाड़ियां बनाना, लेकिन हम लोग फिल्मों में आना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, अभिषेक बच्चन, नो प्रॉब्लम। और तब एक दिन कोइंसिडेंटली यशराज के यहाँ से फोन आ गया कि ऐसा ऐसा है, हमने सुना, तो आप आ जाइए। बच्चन जी ने कहा था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट घूम रही है बाजार। हम लोग गए, आदित्य अपने जो थे उन्होंने सुन ली, और उसने कहा कि आदित्य चोपड़ा जी ने कि बहुत अच्छी है, एक सजेस्ट करूं, आप हीरो कौन देख रहे हैं, तो अमिताभ, अभिषेक बच्चन। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं आमिर खान दे दूं या फिर आपको ऋतिक रोशन दे दूं तो चलेगा? बोलो क्यों नहीं चलेगा, कौन किसको नहीं चलेगा? हाँ हाँ चलेगा ना, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। हमने पूछा था कितना टाइम है उनके पास, नहीं नहीं, 2021 तक आमिर खान इज बुक्ड, ऋतिक रोशन इज बुक, किसी के पास टाइम 2017 तक। तो उसने कहा नहीं, उनकी डेट्स हम ही लेके रखते हैं, तो मैं अगर फोन करूँ तो ये हो सकता है, लेकिन आप वैसे करो मत। मतलब आप बोल भी रहे हो उनके साथ करो और बोल भी रहे हो मत करो, मतलब आमिर खान ने तारे जमीन पर बना दी, ऋतिक रोशन ने मैं ऐसा क्यों हूँ करके एक गाना गाया है, उसमें थोड़ा वो ऐसा ऐसा है, या फिर कौन सा वो जादू वाला मूवी, तो हाँ उसने वो किया, तो उसमें नया कुछ नहीं है ना। मतलब हाँ, फिर तो क्यों ना आप इसको हीरोइन करते हैं। तो हम लोग 2 मिनट देख रहे थे कि अभी हीरो का हीरोइन कैसा करेंगे। तो लेकिन मैंने कहा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ अगर हीरोइन करते हैं ना तो मजा है। तो अगर हीरोइन करे तो आपको क्या लगता है इसमें कौन आना चाहिए, मतलब कौन सूट है आप करते? अब उनका कहना सीधी सी बात थी, रानी मुखर्जी, बिकॉज घर का मामला है, घर का था। क्यों नहीं, कौन अच्छा, स्क्रिप्ट तो अच्छी है, हाथ में आ जाएगी, और जनरली ये लोग स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी करते हैं। तो और रानी जी तब सामने बैठी थी, बट सरप्राइजिंग, हमने रानी जी को पहचाना ही नहीं, बिकॉज तब उनकी डिलीवरी हो गई थी और अभी जितनी दिख रही है उसने दुगनी दिख रही थी। हमने कहा कि नहीं वो करेक्ट है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग रानी जी वैसे दिख नहीं रही वो जिस किरदार की तरह। अच्छा तो आपके दिमाग में कौन है? हमने कहा विद्या बालन। माइंड ब्लोइंग। विद्या को पूछ लेते हैं, अगर विद्या कह रही है तो ठीक है, अगर विद्या ने ना कहा तो रानी, या फिर एक काम करो, आप स्क्रिप्ट पे लग जाओ, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, रानी करेगी। 1.5 महीना था हमारे पास पूरा स्क्रिप्ट लॉक करने के लिए, वापस हमने किया। 1.5 महीने के बाद वापस नरेशन हुआ, एंड हम लोग शॉक थे, क्योंकि 1.5 महीने में रानी उस किरदार को जो चाहिए था उस साइज की होकर बैठी थी सामने। तो हमने कहा कि मतलब ये कैसे, मतलब कि सी, अपने यहाँ बॉलीवुड में ना कंटेंट बिकता है, अगर सामने कंटेंट पड़ा है ना तो हम लोग चीटे इतना भी बन सकते हैं, कुछ भी करेंगे उसके लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग, यशराज पूरा पूरा का पूरा न्याय देगा, सिर्फ आप हाँ कहो। रानी के एक्टिंग स्किल्स के ऊपर बिल्कुल नहीं, एक्टिंग के स्किल्स के ऊपर हमें कुछ बात ही नहीं करनी, बस साइज का ये था, लेकिन वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और डिसाइड हुआ कि पूरा हीरो अब हीरोइन होगा। टच वुड, एक बात अच्छी थी कि हमने वो टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं बनाई थी जिसमें एक हीरो हीरोइन का प्यार कहीं पे हो, तो इसलिए वहां पे हीरो हीरो था, उसको हीरोइन नहीं थी। तो इसलिए बहुत आसान हुआ कि हीरोइन है लेकिन उसको हीरो नहीं है, उसका हीरो है उसका करियर, सम फिनिश। हाँ और बाद में उसने कहा कि अभी शुरू करते हैं। अब जब ये शुरू हुआ तब बात थी कि जनरली यशराज, हम लोग बोला जाए तो बड़े सेट होते हैं, सब कुछ बड़ा होता है, और तब अ, पता चल, हमें उन्होंने कहा कि हम लोग इसके लिए सेट बनाएंगे, तो सिद्धार्थ जी का कहना है कि नहीं, हम लोग रियल लोकेशन पे जाएंगे, और वो झोपड़पट्टी है, और 2-3 सीन झोपड़पट्टी के अंदर वाले थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आपकी कन्विक्शन से जाते हैं। यशराज बोले तो बड़े सेट, लंदन का लोकेशन, ये सब हो गए हैं, चलो कुछ नया करते हैं। ऐसा करके हम लोग 17.5 करोड़ में, जो यशराज के
हिस्ट्री में इतनी कम बजट की मूवी बन गई होगी शायद। अब जब रिलीज का टाइम आया ना, तब हम लोग बहुत टेंशन में थे, बहुत टेंशन में। मतलब उतना तो मैं घटिया पेपर लिखने के बाद मैं मेरे ग्रेजुएट के इसमें भी इतना टेंशन में नहीं था। इतना टेंशन में था बिकॉज नाम लगा था एक अच्छे प्रोजेक्ट को, और यशराज करके बैनर है। अगर यहाँ करियर खत्म हो सकता है अगर यहाँ वहाँ कुछ हुआ तो हमने वहाँ पे भी कोइंसिडेंटली वहाँ के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले जो होते हैं ना जनरली, तो वो वहाँ का एक बंदा मिला मेरे को, और उसने कहा आपका नाम अंबर विनोद हड़प है? मिला हाँ। अच्छा मैं आपको एक चीज दूंगा। मिला हाँ दूं। तो उसने मुझे एक आर्टिकल दिया। देखो कोइंसिडेंस। मतलब ये क्या है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था ना, तब वन एक्ट कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेंट था, और हम लोग हार गए थे। मतलब ओके, एंड जज वॉज योर फादर। नो। और वो हारने के बाद वो पहले ऐसे जज थे जो दूसरे दिन हमारे कॉलेज में आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो आपने पेश किया था ना वो मेरे सामने वापस पेश करो, मैं कुछ सजेशंस बताता हूँ तुम, उतना करो, बिकॉज आप अच्छा कर रहे हो लेकिन उस कंपटीशन के लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने वो रीडायरेक्ट करके हमें वन एक्ट दे दी, और बाद में साल भर हम लोग जीते। तब से लेकर आज तक हम लोग, मैं ढूंढ रहा हूँ विनोद हड़प है कहाँ। और आज जब कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर मैंने देखा कि अंबर विनोद हड़प शायद ये यही है, इसलिए मैंने पूछा, और आपको ये मैं आर्टिकल दे रहा हूँ कि हम लोग ये लो व्हाट्स अ कोइंसिडेंस। तब मैंने चलो यार यशराज के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है। और उसको मैंने फोन किया बाद में रिलीज के वक्त कि टेंशन में हूँ। तो बोला किस बात का टेंशन है? नहीं नहीं, 17 करोड़ लगे हैं। हाँ 17 करोड़ तो एक दिन में ही खत्म होंगे ना। मतलब अबे एक दिन में 17 करोड़ रिकवर हो जाएंगे? यशराज की फिल्म है, 17 करोड़ अगर रिकवर नहीं कर सकती तो क्या है? और ये तो कंटेंट वाली फिल्म है भाई, ये तो करेगी। बाद में पता चला कि हिचकी ने चाइना में 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया था, और इंडिया में मोर देन 75 करोड़ का बिजनेस हुआ था। तो उस उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज थी। मतलब रिकवरी के बाद में प्रॉफिट के इसमें तो बहुत ही अच्छी चीज थी। तो इसलिए उन्होंने वापस बुलाया। वेरी 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 हम्बल पर्सन आदित्य चोपड़ा। उन्होंने एक हमें स्क्रिप्ट दी और कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ और एक स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ओ माइंड ब्लोइंग। और उन्होंने कहा कि मराठी में लिखना है। लेकिन मराठी फिल्म है? नहीं नहीं, फिल्म हिंदी है लेकिन मराठी में लिखना है। तो मतलब समझेगा कैसे? नहीं मुझे समझता है मराठी। मतलब क्यों? जनरली ऐसे होता है कि मैंने सुना है कि जनरली मराठी लोग हिंदी में काम नहीं करते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये लोग रीजनल वाले हैं, ये क्या लिखेंगे नेशनल वाले टॉपिक्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे मराठी लिखो आप, उसका हिंदी कैसे करना है वो हमारी बात है। अगर आप बाद में करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन हमें कंटेंट से मतलब है, और कंटेंट को लैंग्वेज नहीं होती। और उसने कहा कि आप लिखो, आप मराठी में लिखो, मराठी में डायलॉग लिखो। जब दर्द होता है ना यहाँ पे पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद, तो वो बिकता है। बाकी आप कौन से किस फ्लावरी लैंग्वेज में लिखोगे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप क्या भावना लेकर लिख रहे हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। और तब हमें पता चला कि यार चलो, पहली बार ऐसा आदमी मिला जो बोल रहा है कि आप रीजनल लिखो, क्योंकि वो थॉट आपके मन से आ रहे हैं। जो बाद में मुझे आमिर जी ने बताया, जब उनके साथ मैं काम कर रहा था, उनका एक भाषण लिख रहा था मैं मराठी में, क्योंकि वो मराठी में करने वाले थे। तो रात भर आमिर जी बात भाषण बाय हार्ट करते रहे मेरे साथ, तू बोल मैं बोलूंगा बोलूंगा करके। सुबह 5 बजे उसने डिसाइड किया कि अंबर एक बात कहूँ, देख यू आर राइटर, मैं ये हिंदी में करूँ क्योंकि तूने इतना अच्छा लिखा है। साला अगर मैं ये मराठी में बोलने जाऊँ ना तो मैं गलत हूँ, बिकॉज वो आएगा ही नहीं। तो तू ये किरण को दे दे, वो मराठी अच्छी पहचानती है, वो मराठी में करेगी। और तब उसने भी यही बताया कि जिस लैंग्वेज के तुम हो ना, उसी लैंग्वेज में पहला ड्राफ्ट लिखो। आप बिल्कुल हिंदी लिखना मत जाओ। बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मराठी से कम जानते हो या फिर मराठी हिंदी से ज्यादा जानते हो। कम ज्यादा कुछ नहीं होता, वहां पे होता है फीलिंग। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैंने सैराट देखी, नटरंग देखी, या फिर बालक पालक देखी, बालक पालक देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि यार भाषा क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट।
सो सर वो कॉन्फिडेंस हिचकी ने दिया। सर जब भाषा की बात निकली है, अभी जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं सर, सब नॉर्थ वाले सब्जेक्ट में, ये नहीं कह रहा हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, बट आप देखोगे बहुत, अगर नेटफ्लिक्स देखिए, आप जी5 देखिए, जो भी प्लॉट निकाल के देखिए आप, नॉर्थ वाले बहुत ही ज्यादा प्लॉट्स आ रहे हैं सामने। तो सर मराठी, मुंबई, आई मीन हम हमारे प्लॉट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और उस वो लाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए सर? या सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब एक नया दौर शुरू हो गया है, दैट इज वेब सीरीज। और जहां से हमने बात शुरुआत की थी कि लॉकडाउन ने दुनिया को क्या दिया, तो लॉकडाउन ने दुनिया को वेब सीरीज दे दी। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले जब मल्टीप्लेक्स चल रहे थे, जब 70 था और बाद में मल्टीप्लेक्स आ गए, बाद में हाथ में मोबाइल पे आ गया मूवी, और बाद में दुनिया ही बदल दी। मुझे पता है जब बालक पलक रिलीज हुई थी तब एक आदमी था जिसका नाम था निखिल साने, इज अ प्रोड्यूसर एंड आई थिंक ही इज अ मेन पर्सन बिहाइंड एसएल विजन। ओके। तो तब उन्होंने कहा था कि अंबर कुछ साल में ना एक नया दौर आने वाला है, जो दौर है वेब सीरीज का, जो सब यहाँ पे होगा, तो हम लोग मोबाइल के लिए मूवी बनाएंगे। और तब मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, और वो हो गया। अब जो तुम्हारा सवाल है ना कि वेब सीरीज जहां शुरू हो गई, मल्टीप्लेक्स बंद हो गए बिकॉज ऑफ कोरोना, लोगों के हाथ में ऐसा मनोरंजन आ गया जो हाथ में है, एक क्लिक के सब सब कुछ होता है। अब क्या हुआ, रीजनल और नॉन रीजनल, ये दो बातें हो गई जो आज भी है। लेकिन जब पहली वेब सीरीज मैंने की समांतर, और जिसलिए मैं जब चैनल गया था, जब इन लोगों को मिला, तब उन्होंने कहा कि हम लोग छोटे छोटे शहरों को टारगेट करते हैं। मतलब बड़े जो चैनल्स है, नेटफ्लिक्स है या फिर जी5 है, इनकी बात छोड़ो, लेकिन जो छोटे चैनल्स है जो निश मार्केटिंग में ज्यादा अहमियत रखते हैं, जिसमें है एमएक्स प्लेयर, जिनका कहना है कि हम लोग छोटे छोटे रीजन को टारगेट करते हैं, तो ताकि ये मेरा है, ये कहने के लिए उन्होंने गाजियाबाद या फिर कानपुर, लखनऊ, जयपुर, इन छोटी छोटी सीरीज को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें डेफिनेटली महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्रियन टैलेंट उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो एक अपनी लैंग्वेज लेके आता है, दैट इज मराठी, क्योंकि उसका फ्लेवर ही कुछ अलग है। मतलब अगर गालियां भी देनी है, वो हिंदी की गालियां सुनने के लिए जितना अच्छी नहीं लगती उतना मराठी लगती है। तो इसलिए जनरली जब गाली पर ताली आती है ना, तो उनका कहना है कि जब मराठी मुंह से अगर वो आती है ना, तो बहुत खतरनाक आती है। मराठी स्लैंग खतरनाक है। और इसलिए उन्होंने शुरुआत की, जैसे अनुराग कश्यप है, अगर आप देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक पूरा बिहार पटना दिखाने वाली चीज थी, लेकिन जब सीक्रेट गेम आ गया, तब पता चला उसमें काटकर नाम की भूमिका करने वाला है जितेंद्र जोशी, जो मराठी में बात कर रहा है, मराठी में। उसकी वाइफ जो है वो मराठी में बात कर रही है, या फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका नाम मराठी है, जो है हिंदी आर्टिस्ट लेकिन मराठी में बात कर रहा है। अभी चोक्ट करके जो आया है उसमें तो पूरा का पूरा मराठी आ गया। पूरा मराठी कास्ट। तो इसलिए उन्हें ये पता चल रहा है कि मराठी का मार्केट बहुत है, महाराष्ट्र का मार्केट इज अ बिग मार्केट फॉर वेब सीरीज, बिकॉज जहां पे ना मराठी या फिर महाराष्ट्रियन लोग जो कहते हैं ना, उनका कहना है कि अगर हम लोग बिहार के लोगों को बताना चाहे ना, तो एजुकेशन के मामले में भी महाराष्ट्र आगे है। तो वो लोग जनरली ना जो करते हैं, देखते हैं ना, वो समझ कर क्या अच्छा है क्या बुरा है ये देख कर करते हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि हम लोग जैसे ज्यादा देखने वाला क्राउड वहां का है अभी भी, ओके ओके। कुछ भी लाओ हम लोग देखेंगे, ऐसे महाराष्ट्रियन है नहीं। उन्हें एक तो उनका क्लियर कहना है कि महाराष्ट्रियन लोगों को ना कल्चर से बहुत मतलब है। अच्छा, उनका एंटरटेनमेंट कल्चर, जैसे वहां का एंटरटेनमेंट कल्चर ये बॉलीवुड से शुरू हुआ, यहाँ का कल्चर शुरू हुआ ना वो नॉवेल से शुरू हुआ है। राइट राइट राइट। कुछ साल पहले लोग पढ़ रहे थे, मतलब हिंदी भी पढ़ रहे थे, मराठी भी पढ़ रहे थे। प्रेमचंद करके आदमी यहाँ का है, पुल देशपांडे यहाँ के, दलवी यहाँ के,
तो लोग ना यहाँ से बहुत कल्चर्ड है, यहाँ से ना बहुत इंटेलेक्ट यहाँ पे है। तो उनका कहना है हम लोग 10 चीजें बनाते हैं ना, तो 8 चीजें हम लोग बनाते हैं उन लोगों के लिए जो कुछ भी हो वो देखेंगे। यहाँ के लोग बनाते हैं तो वो देखते हैं, वो बहुत ही सूझबूझ कर देखते हैं, वो समझ कर देखते हैं। चुन चुन कर देखते हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि हम लोग, इसलिए मराठी का परसेंटेज कम है, लेकिन हमें आर्टिस्ट मराठी चाहिए, हमें थिएटर वाले चाहिए। दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि अभी धीरे धीरे पता चलेगा, बिकॉज आफ्टर तुम्बाड़, हाँ, तुम्बाड़ नाम की जो मूवी आई थी, जो कंप्लीटली एक गांव के ऊपर थी, वो कोकण का है। यूएस तक वो बहुत ही उसकी तारीफ हुई बिकॉज ऑफ मेकिंग, और तब पता चला कि एक ऐसा कल्चर है ना, जो कल्चर, वो गांव, वो भूत या फिर ऐसी चीजें हमने देखी ही नहीं थी, जो अभी सामने आ गई। बिकॉज हुआ क्या था, एक स्टाइल थी फिल्म की जिसमें करण जौहर, यशराज, इन लोग ना सिर्फ चकाचक मूवी बना रहे थे। हाँ, वो top मूवी class। ना टॉप क्लास मूवी थे, जो कॉमन ऑडियंस के इर्द गिर्द थी नहीं। एक कोई आदमी जो मर्सिडीज में आता है जिसका नाम है राहुल, जो किसी एक ऐसे ऐसे बड़े कॉलेज में है, तो सारी चीजें बड़ी बड़ी थी। जब सत्या नाम की मूवी आई, विच इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू कॉमन मैन, अब वहां से ना रामगोपाल वर्मा नाम के आदमी ने ना टेस्ट ही बदल दी। जिन्होंने सत्या लिखा था उनमें अनुराग कश्यप भी थे, तो उनकी भी स्टाइल वही है कि आज कॉमन मैन के आजू बाजू जो चल रहा है ना, जो कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मतलब मैं कहता हूँ अपने अमोल पालेकर जी कर रहे थे। जब छोटी सी बात देखो या फिर उनकी फिल्में देखो, जो जो वही स्टाइल आज आयुष्मान खुराना का है, सेम। लेकिन तब कनेक्टिंग वो कनेक्टिंग। पैरेलल फिल्म थी, अब वो पैरेलल फिल्म ये मेन स्ट्रीम में आ गई है। तो उनका यही कहना है कि वेब पे ना आप वही दिखाओ, बिकॉज 70 तो दिखेगा नहीं, तो बड़े बड़े सेट्स लगाकर इसमें दिखने तो इतने ही वाले हैं। तो अच्छा है कि हम लोग क्लोजअप्स पे खिले, जहाँ पे आजू बाजू का माहौल दिखे। जैसे अब अगर अंधाधुन देखा जाए मूवी, तो वो पूना के आजू बाजू में छोटे सिटी में शूट हुआ है, ये रियल लोकेशन पे हुआ है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सेट कितना बड़ा है, इम्पोर्टेंट है कनेक्शन क्या है। तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए वो लोग अभी महाराष्ट्र के गांव में जा पहुंच गए हैं। मतलब कुछ साल में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र के गांव में से कहानियां आ रही है, जो लोगों को कनेक्ट करती जाए। बिकॉज उनका ना पहले सिटी से शुरुआत होती है, बाद में आजू बाजू वाले गांव, बाद में और डीप गांव, ऐसे करते उनका कनेक्शन बढ़ता जाता है। तो जैसे उनकी स्टोरीज यवतमाल, धुले अंदर देखी जाएंगी ना, वैसे वैसे वहां की कहानियां आएंगी, और वो प्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ सैराट, इट क्योंकि हैज मराठी चेंज में द, फिल्में जो अभी बन रही। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ऑडियंस व्यू चेंज कर दिया है इसने, ट्रूली स्पीकिंग। करेक्ट करेक्ट यस करेक्ट। यस। सब हम लोग बेसिकली यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। ओके, उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम कैरेक्टर कैसे डेवलप करते हैं सर। फॉर एग्जांपल अभी मुक्तिधाम कहा जाए, हिचकी कहा जाए, कोई भी, जैसे कि आपने रानी जी का पूरा बिल्टअप बताया, एक बार डिसाइड होने के बाद उसे, अभी जैसे कि बालक पालक का जो अपना ये जो बंदा है, मैं नाम भूल गया, परब, विशु। हाँ हाँ, विशु जो है, विशु। तो ये बंदे इस ये कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है सर, लाइक आफ्टर राइटिंग इट, मीन क्या, इसके बारे में जरा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए सर। जनरली ना कैरेक्टर, वही बात है कि जितना कैरेक्टर रियल होना, मतलब बालक पलक करते वक्त हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोग लिखने के पहले ना हमारी जिंदगी में क्या क्या होके गया है ना, उसके बारे में बोल रहे थे। और तब मैंने कहा कि मेरे लाइफ में ना एक आदमी आया, एक लड़का आया था, साला अपने स्कूल में था, साला बहुत गंदा था यार, हाथ पे लिखता था वो, और कर्कटक से हाथ पे लिखता था। और वैसा एक फ्रेंड है, इज अ वेल नोन राइटर ऑफ मराठी, जिसका नाम है प्रशांत लोके। इज अ वेरी गुड राइटर, ओके। जिसको मैंने पहली बार देखा था स्कूल में, जो किसी लड़की का नाम, अपना जो पॉइंटर होता है ना ज्योमेट्री के लिए, जी जी जी। तो वो पकड़ कर या ब्लेड से लिख रहा था। जो बालक पालक का सीन है, वो हाँ, एग्जैक्ट सीन बागबान। वहां से वहां का वैसा वैसा का वैसा मिला, लेकिन उसने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की थी, ये हमने किया था। तो लेकिन जब वो
हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, मैं बोला अरे एक लड़का है वो हाथ पे लिख रहा था। अब कैरेक्टर मिल गया देखो, कि एक बंदा, बाद में रवि बोला कि हाँ यार, हमारे यहाँ भी, मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में था, तब वहां पर भी एक लड़का था जो जनरली बेंच पे लिखता था। तो बाद में गणेश बोला कि अरे हमारे यहाँ का विशु मैं ही था, मैं ही लोगों को गंदे गंदे बुक्स देता था। तो मैंने कहा यार खतरनाक है, मतलब गंदे बुक देना, हाथ पे लिखना, या फिर ऐसी वाहियात चीजें करना, ये कैरेक्टर बन गया। तो ये कैरेक्टराइजेशन दूसरे किसी कैरेक्टर में जा नहीं सकता। वो एक कैरेक्टर में सारी के सारी अगर फिट कर दे तो अपने यहाँ एक कैरेक्टर मिल जाता है। तो बाद में सामने आया कि वो दिखेगा कैसे, वो वैसे ही दिखेगा ना, वो थोड़ा शरीर थोड़ी दिखेगा, वो ऐसे ही होगा। तो ऐसी चीजें पकड़कर जब हम लोग कैरेक्टर को डिजाइन करने बैठते हैं ना, तो पहले कैरेक्टर डिजाइन करते वक्त जितना रियलिस्टिक वे से हम लोग जाए उतना अच्छा होता है। अगर मैं चाहूँ कि एक लड़का बहुत अच्छा गाता है, वो गिटार भी अच्छा बजाता है, और वो स्केटिंग भी अच्छा करता है, और वो तैरता भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात वो एवरेज भी चलता है, कैरेक्टराइजेशन सुनने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन ये आदमी सामने आएगा ही नहीं। इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी दिखेगा कैसे? ऐसे होता नहीं है रियल में। तो हम लोग जनरली क्या करते थे पहले, हीरा हीरो बोला जाए ना, तो वो सारी अच्छी चीजें लेके आता था। वो दिखता भी अच्छा है, वो गाता भी अच्छा है, वो डांस भी अच्छा करता है, वो शरीफ भी है, वो बीए फर्स्ट क्लास ही होता है, वो बाकी कुछ नहीं करता, बीए फर्स्ट क्लास। तो अब मैंने कहा कि व्हाई नॉट, कि अगर अपना हीरो है वो फेल हो गया, या फिर फेल हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि आते जाते हर एक लड़की उसे देखकर वाह बोलेगी, शायद ना भी बोल सकती है। अगर ऐसा लड़का है, तो मैं अगर ऑडियंस हो तो मैं कहूंगा कि नहीं यार, ही इज लाइक मी, मैं दिखने के लिए अच्छा नहीं हूँ, लेकिन यार मुझे ये सारी क्वालिटीज है। तो जो कैरेक्टर कैसे बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं ना, तो रियलिस्टिक कैरेक्टर पहले बनाओ। और जो हमें मिलेगा, अगर आंख कान अगर ओपन है ना, तो हमारे ही जिंदगी में इतनी कैरेक्टर्स आती रहती है हमेशा, उनमें से कैरेक्टराइजेशन पकड़ो, और बाद में एक कैरेक्टर वो फिट कर दो। जितना रियलिस्टिक इंसिडेंट्स के ऊपर आप लोग कैरेक्टर बनाओगे, उतना वो कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो सही लगेगा, और वो ट्रू लगेगा, वो झूठा नहीं लगेगा, बना बनाया नहीं लगेगा। कूल। सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने अभी जैसे कि हम प्लॉट लिखते हैं, कंसेप्ट लिखते हैं, आपने प्ले लिखा है, पता चला यार इसका किसी ने फिल्म बना, देखिए मैं ऐसा आपका एक इंसिडेंट जानता हूँ। सो टू बी ट्रू ऑन मुक्तिधाम्स पार्ट, सब आपने कैसे रिएक्ट किया उन चीजों को व्हेन यू नो कि ये दिस इज माय बेबी एंड आई एम सीइंग हिम लाइक नो क्रेडिट्स एट ऑल, वैसे सिनेरियो में कैसे मेरे डील मेरे मेरे ख्याल से शायद आप ही हो पहले जिसने मुझे बताया था कि सर ऐसा ऐसा आया है अपने बारे में, अपने अपने जैसी फिल्म है सर, ऐसे करके आपने ही कहा था। तो मुझे तब एक बात अच्छा लगा था कि ये मेरी बीवी है, फिर भी लोग, मतलब जो इस मुक्तिधाम से जुड़े हुए थे, वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो उनकी बीबी बेबी हो। और वो बहुत अच्छा लग रहा था कि बिकॉज हम सारे ने मुक्तिधाम के ऊपर उतना प्यार किया था, बिकॉज मुक्तिधाम ने सारों को कुछ ना कुछ तो दिया था। तो बुरा तो लगा, बाद में मैंने और अभिजीत खाड़े ने राइटर्स एसोसिएशन में केस डाल दी। और केस इतनी खतरनाक केस थी कि मुक्तिदम आया था 2009 में, मेरे ख्याल से 2009 या 10 में। और जो जिस आदमी ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी ना, उस आदमी की 2009 ये पैदाइश थी। आह अभी ओके। 2018, वो 18 साल का है, मतलब हाँ, अच्छा। 16-17 साल का लड़का था। हाँ। और उन्होंने क्या किया था कि किसी फिल्म फेस्टिवल में मुक्तिधाम गई थी, बिकॉज मुक्तिधाम के शोज, वनाक के शोज अमेरिका में भी हुए, ट्रू। फिलाडेल्फिया में वहां के लोगों ने किया था, वहां पे भी जीती थी। तब किसी उनके प्रोफेसर ने वो देखा था। अब वो देख के उस ये बंदा वहां पे किसी फिल्म स्कूल में पढ़ रहा था। तो जनरली अपना एनुअल एनुअल का ये होता है ना सबमिशन, तो एनुअल सबमिशन के लिए उसने सजेस्ट किया कि ये स्टोरी ले। तो मैंने कहा माइंड ब्लोइंग है, तो हम लोग ये करेंगे, ऐसा करके उसने डिसाइड किया। अब उसे पता नहीं था कि मुक्तिधाम इतनी बड़ी है। तो ये होने के बाद जब यहाँ पे पता चला, और कोइंसिडेंटली गीतांजलि कुलकर्णी नाम की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसमें वो काम कर रही थी, लेकिन हम तब पहचानते नहीं थे एक दूसरे को। तो उसे भी पता नहीं था कि ये किसी स्टोरी से उठाई हुई है। अब
मुक्तिधाम है, शायद कुछ कलाकृतियां ऐसी होती है कि वो तो नसीब लेके आती है, किसी भी फॉर्म में करो वो जीती जाती है। तो वैसे वो कहीं पे भी मुक्तिधाम आज तक हुई है ना, वो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ वो जीती नहीं, वहां पे जीत गई। अब सामने आया जब मैंने राइटर्स एसोसिएशन को मेरे सारे के सारे सबूत दिए, 2009 का अगर ये रजिस्ट्रेशन है और जो डायरेक्टर है उसकी पैदाइश 2009 है, तो ये थोड़ा अभिमन्यु है कि पेट में सुन के आया है माँ के कि यार मुझे कुछ आया और मैंने कहा, उसने देखी भी नहीं होगी तब। तब उसने कहा कि नहीं, लेकिन केस जीतना उनके लिए बहुत जरूरी था बिकॉज पैसा लगाया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि किसी एक मैगजीन में हमने ये पढ़ा और उन्होंने वो मैगजीन दे दी बिकॉज मुक्तिधाम नाम की एक चीज है बनारस में। यस यस। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो मुक्तिधाम यहाँ पे है, हमने मैगजीन से पढ़ा, अब कोइंसिडेंटली आपकी स्टोरी और मैगजीन की स्टोरी अगर मैच हो रही है, सो यू गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट दैट मैगजीन। सो उन्होंने वो गेम करके ये किया, लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने ये हमारे सामने बता दिया कि हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं जा सकते बिकॉज अगर हम लोग पीछे गए ना तो डिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा, ऑडियंस फिल्म यहाँ पे है तो वाट लगेगी। तो हम एक काम करते हैं, अगर आप इसके ऊपर कुछ करना चाहते हो तो करो, हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे कि हमारी फिल्म से उठाए। तो बुरा तो लगा डेफिनेटली बिकॉज इतनी अच्छी सब्जेक्ट अगर कोई दूसरा कर रहा है, उसके ऊपर बड़ा हो रहा है। तो अभिजीत खाड़े तो हर हफ्ते मुझे फोन करके बोलता था, अंबर नेशनल अवार्ड गया यार, अंबर नेशनल अवार्ड गया, टेंशन मत ले, अगर सच्चाई है ना तो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, अगर हम लोग करेंगे बाद में होगा। को इंसिडेंटली मतलब बुरा भी लगता है कि वो जीती नहीं, कोई जीतता तो अच्छा लगता, लेकिन वो जीती नहीं। ज्यादा अवार्ड्स नहीं, बाहर उसने बहुत अवार्ड्स लिए आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, इसलिए हमें, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि चलो यार अपना बच्चा जाके कहीं ना कहीं तो नाम कर रहा है ना, फाइन ठीक है, तो शायद जिसको नाम लगेगा लग जाए, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो पढ़कर सुनकर देखकर कोई अगर सुधार रहा है, कोई अपने माँ बाप के साथ बुरा अगर बर्ताव नहीं करेगा, चलो हमने जो करना था वो उन्होंने किया, कुछ बाप तो बच गए, तो मैंने कहा कि फाइन हम लोग जीत गए, इससे ज्यादा खुशी कोई नहीं है। तो जिन लोगों को मुक्तिधाम के बारे में पता नहीं, मुक्तिधाम इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले जो मैंने देखा है, जो हमने किया है, अंबर सर ने लिखा है, और बहुत लोग उसकी वजह से हमसे जुड़े हैं। मतलब इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। इनफैक्ट अभिजीत खाड़े सर इज ऑनलाइन, अरुण रंजनकर सर इज ऑनलाइन, जो लोग इस प्ले के साथ हमारे साथ हमने काम किया था। सो वेरी क्लोज थिंग टू आवर हार्ट। और इसके बारे में हमने बहुत बात की। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, लाइक आई मीन पालक पालक हो गया, हिचकी हो गई, मुक्तिधाम हो गया। सर अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। और सर व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग, ऐसा कोई दोस्त आया आपके पास, अरे अंबर सुन ना, एक लव लेटर लिख के देना अच्छा वाला मस्त, आई कुड इम्प्रेस माय गर्लफ्रेंड विद दैट, ऐसा हुआ है क्या और आपने हेल्प किया है क्या? मुझे नाम भी पता है, प्रशांत नाम का लड़का था हाँ और 11th में था मैं, और उसने कहा कि यार मुझे एक लड़की अच्छी लगती है। तो अब उसे पता नहीं था कि मैं तब तब मैं वैसे भी फेमस राइटर तो था नहीं। तो वो लड़का ना कॉलेज में ना पोएट्री राइटिंग कंपटीशन होती है ना, जनरली पोएट्री राइटिंग, तो वो आदमी ना वहां पे आया था। तो उसने कुछ लिखा नहीं, कुछ फालतू लिखा और सबमिट कर दिया और बाहर मिला मेरे को। तो मैं वो बोला कि मुझे कविता लिख के देना। तो मतलब अगर तू भी कवि है, तू भी कंपटीशन में आया था ना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं नहीं, मैं कवि कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं ढूंढने आया था इस कॉलेज में कवि कौन से हैं तो जाके उनको टारगेट कर सकूं। तो माइंड ब्लोइंग है यार। तो मुझे ऐसे लगा कि देख, तू मुझे मदद करेगा ना तो यार अच्छा होगा। मुझे तो क्या करना है, मुझे एक लव लेटर लिख के दे। ओके ठीक है, लेकिन हाँ मेरे स्टाइल का लिखा, क्योंकि ना अगर तेरे स्टाइल का लिखेगा ना तो उसे पता चलेगा, तो मैं इतना भारी भरकम तो लिखता नहीं हूँ। तो मेरे साथ तू 1 घंटा भर बात कर, तेरे को पता चलेगा मैं किस तरह से लिखता हूँ। तब मुझे पता चला ना ये कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर की लैंग्वेज में लिखना क्या होता है। तो उसके 2-3 वर्ड्स थे कि तुझ्या आईला तुला सांगतो। म्हणलं, ये तुझ्या आईला लिखू क्या, चलेगा तेरे को? हाँ यार चलेगा यार, उसको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, हाँ फाइन फाइन। तो करके मैंने वो एक लेटर लिखा और उसने दे दिया। अब मेरे लिए जैसे फिल्म सक्सेसफुल होती है कि नहीं ये पता चलेगा दूसरे दिन, फ्राइडे को। तो वैसे मैंने बोला कब देने वाला है? अब परसों देने वाला हूँ।
तो मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है। मैं फाइन, मैं आऊँ क्या? नहीं नहीं तू मत आ, क्या मालूम यार, तुझे देखकर उसे लगे कि शायद इसने लिखा हो तो करेक्ट है यार, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो मैं देख रहा था, लेकिन वो हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। तो उसने कहा यार ना बोली यार। मैंने बोला, ठीक है यार ठीक है। तो नहीं नहीं अंबर तू, मतलब तू तू बुरा मत मान, तेरा लेटर तो अच्छा था, मैंने रखा है। मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड जो है ना, तो उसको मैं वही देने वाला हूँ। मेरा वे कितना पागल है, सिर्फ ऊपर का नाम चेंज करके दूसरे यहाँ। तो दूसरा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसने कहा कि देख लेटर तो देख, मैंने तेरे लेटर इस्तेमाल किया ना, टेंशन मत, माइंड ब्लोइंग। तो ऐसे लिखा है मैंने, मेरे पास अभी अभी तक मैंने पढ़ा, अभी तक रखा था वो। क्योंकि मैंने अच्छा ओके। कहा कि देख मुझे उसका ओरिजिनल कॉपी दे दे, जैसे हम लोग वन एक्ट को कहते हैं कि यार ओरिजिनल दे दे, जेरोक्स रख। तो उसने जेरोक्स अपने पास अपने हाथों से लिखा और ओरिजिनल दी थी। शीतल नाम की लड़की थी वो, अभी भी याद है। और इतना फनी लेटर था ना, तू मतलब मैं कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा मैं। बहुत दर्द भरी कहानी थी उसमें। दिस वाज जस्ट ऑन द टाइम सर, मेरे को लगा ऐसा होता है बिकॉज साजन फिल्म जो है वैसे ही है ना कि शायर कोई और है, लिख जस्ट राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचा लाइक ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ। एंड सर फाइव डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, जो जो आपको लगता है कि जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी सोच को पसंद करेंगे, नेम एनी फाइव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वर्क विथ राजू हिरानी, बिकॉज जब उनकी पहली फिल्म मैंने देखी थी, तब से मैं बोला कि साला ये जबरदस्त है। मतलब जो मन में है ना वो लिख रहा है, मतलब जो आम ऑडियंस के मन में आता है वो, यार ये करेक्ट है, ये ऐसा ही होना चाहिए। सो ही इज वन ऑफ देम, राजू हिरानी। मुझे आमिर जी के साथ करना है, मतलब वो अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके साथ मैं काम कर रहा था 2 साल। तूफान आलया करके तूफान। एक उनका शो था, तो उसके लिए मराठी राइटर मैं था। और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज ये है कि एक बार ऐसे हुआ था कि एक एपिसोड उनको बोलना ही था। तो उन्होंने कहा तू अंदर बैठ, मेरे कान में ईयरफोन है, तू स्क्रिप्ट पढ़, तू जो बोलेगा ना अंबर, वो मैं बोलूंगा। मैं ये सोचूंगा नहीं कि है क्या। तूने अगर बोल दिया मी गाढव आहे, तो मी बोले मी गाढव आहे। सो मैं इतना भी, मैं तेरे पे भरोसा रखते हो। एक पूरा एपिसोड हमने ये कर रहे थे कि मैं बोल रहा था और वो सुनकर वैसे ही बोल रहे थे। और वो देखने के लिए आशुतोष गोवारीकर जी आए थे, क्योंकि आशुतोष गोवारीकर जी को आमिर ने बोला था कि मैं मराठी सीख गया हूँ। तो वो बोले कि हो ही नहीं सकता यार, तू मराठी हो ही नहीं सकता। और आमिर जी बोल रहे थे, बोल रहे थे, बोल रहे थे, और वो आजू बाजू देख रहे थे कि साला कौन है, मुंह बोल कैसे रहा है। और एक पूरा पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ होने के बाद आमिर जी के फुल एक्टिंग बिक्टिंग करके, सो असं असतं। तो बोले कि कैसा हुआ? मैंने अरे मैं गया हूँ, मराठी का स्टडी किया हूँ मैं, तो बोले कुछ तो है। तो उन्होंने खुद ने बोला था कि यार, तो एक जो बॉन्डिंग हुई थी ना, तब मैंने कहा था कि इनके साथ 100% मैं काम करूंगा। आई वुड लाइक टू वर्क विथ अनुराग कश्यप, बिकॉज जिस तरह के वो सब्जेक्ट्स लेके आते हैं, कि वो हमेशा लगता है कि यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत ही आम चीजें होती है, लेकिन वो बहुत ही टैलेंट के साथ पेश होती है। सो ये 3 लोग तो कंफर्म 1 2 3 पे है मेरे, इनके साथ मुझे करना ही करना है। एक और एक नाम है संजय लीला भंसाली, बिकॉज अ ग्रैंडर। गुजराती और मराठी के बहुत ही मेरे सबसे फेवरेट राइटर है प्रकाश कपाड़िया, जो उनके साथ हमेशा काम करते हैं। और जब जब मैंने प्रकाश जी की वन एक्ट देखी है, राजू भाई इज वन ऑफ द पर्सन, राजेश जोशी, जिनके बारे में जिन उनके साथ मैंने एक शो किया था, तब प्रकाश जी को मिलने के बाद मुझे लगा कि यार, मतलब ये आदमी जो लिखता है भाई, वो खतरनाक होता है। तो इसलिए तब से मैं देखो, कभी एक मौका मिले जो संजय लीला भंसाली के साथ, बिकॉज काम करने की स्टाइल बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत स्ट्रिक्ट है और स्क्रिप्ट ओरिएंटेड है। ये 4 लोग बहुत ही स्क्रिप्ट को मानने वाले लोग हैं, बाकी के जिन्होंने हाँ, ठीक है। जिन्होंने एक्चुअली फिल्म की जो विजन है, जो लोगों की देखने के तरीके हैं, उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। सर ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा है जो लोगों को बहुत पसंद आया, इनफैक्ट बहुत लोगों ने तारीफ की आपकी, और यू नेवर लाइक्ड इट, आपको पसंद ही नहीं आया। इट कैन बी एनीथिंग, आपका प्ले हो सकता है, आपकी
आपके प्लॉट्स हो सकते हैं, आपका डायलॉग्स हो सकते हैं, एनीथिंग ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, मतलब समथिंग ऐसे हुआ नहीं था, मतलब आ, लिखी हुई चीज पे कर किसी ने बहुत वाहियात, ये बहुत ही, हाँ, एक मेरा, ही इज नॉट, मतलब अब भी हुआ है। मैंने अभी एक जी के लिए छोटी सी फिल्म की थी, जो लिखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये बहुत गंदी हुई है, और अगर ये सामने आ गई ना, तो लोग कहेंगे कि एक तो पहले जो तू लिख रहा था वो किससे से लिखवा रहा था, तू लिख नहीं रहा था, या फिर कुछ तुझे हुआ है प्रॉब्लम। तो मैं ना बोला कि यार अगर ये ना दिखे तो, ये ना दिखे तो, लेकिन वो दिख गई। तो बाद में मेरे फ्रेंड ने फोन किया था मुझे, उसने कहा कि अंबर, काय झालेलं मला माहित नाही, पण जे काय होतं ते फार वाईट होतं. मी हो, मला माहिती. तो मैंने कहा कि तूने समांतर देखा क्या? बोला नहीं, तो समांतर देख, बिकॉज, और बाद में जनरली हम लोग कहते हैं कि एक एक बुरी चीज तूने देखी है ना, तो अच्छी भी देख, तो उसमें समझ ही आएगा कि है अंबर बचा है कुछ तो इसलिए बाद में, लेकिन ऐसे होता है, मतलब पता चलता है। अभी हमने एक फिल्म की जो लिखते लिखते हमें पता चल रहा था कि कुछ गलत है, मैंने और गणेश ने ही की थी। समझ आ रहा था कि ये, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कुछ फिल्में देखने के बाद हम लोग कहते हैं कि अबे दिखते हुए पता नहीं चला क्या लिखते हुए कि कितनी गंदी है, तो क्यों की। और हम लोग ये हमेशा बातें करते थे, मैं और गणेश। और मैं उस वक्त ना एक बार किसी किसी दोस्त के बारे में कहा कि कितनी गंदी वाहियात फिल्म बनी यार गणेश, यार उसको पता नहीं आया है लिखने के वक्त इतनी गंदी फिल्म है, नहीं करता था ना, ये नाम खराब हो गया, ये बोला मैंने। और मैंने कहा भगवान हमारे साथ ना हो जाए ये प्लीज, ऐसा बात। और वो हुआ और वो हुआ। जब इतनी गंदी फिल्म, मतलब उसका जीरो शो देखने के बाद मैंने नीचे आकर गणेश को फोन किया, गणेश अगर कुछ हो जाए और कुछ भी हो जाए और ये फिल्म ना हुई ना, तो बहुत अच्छा है यार, बहुत बहुत गंदी बनी है, विच इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय रवि जादव ओनली। ओह, ओके ओके। कहा कि यार, और हुआ, मतलब जो होना था वो होना ही था, वो दिखी, क्या मालूम, मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, गणेश को अच्छी नहीं लगी, चैनल को अच्छी नहीं लगी, किसी को अच्छी नहीं लगी। मतलब चलो एक सीख है, बिकॉज वो बनाते हुए ना कहाँ गलत थे। एक तो हम लोग काम करते वक्त तीनों में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था, मैं, गणेश और रवि और चैनल। तो इसलिए सारी बातें करते करते समझ में आने लगा कि नहीं यार, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है कुछ, तो एक पेज पे थे नहीं हम। तो बाद में हमने डिसाइड किया कि अब जब काम करेंगे ना, तब लिटरली एक पेज पे होना जरूरी है, जो लॉकडाउन के समय बहुत कठिन हो रहा है, बिकॉज आई एम राइटिंग वन मूवी एंड डायरेक्टर के साथ मैं जूम पे ही बात कर रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है, लेकिन इत हद तक हेल्प नहीं करती जो सामने बैठकर चीजें होती है ना, जो होती नहीं। सो इसलिए मेरे ख्याल से मतलब हुआ है, तुम्हारा आंसर था कि ट्रू। बहुत बुरा हुआ, ये बोलने वाले आदमी थे। ओके सर, अगर अंबर हड़प राइटर नहीं होते तो क्या होते? शायद मैं एक्टर होता। ओके। मैंने एक्टिंग पहले कुछ वन एक्ट में की थी, बाद में मुझे गणेश ने बोल दिया अंबर तू बहुत गंदा एक्टर है। उसने भी, गणेश ने भी उसके वन एक्ट में मुझे लिया था एज ए लीड, कुछ नहीं हुआ लीड। गणेश बोले तेरे लिए मैंने लिखा, मिला हाँ, लेकिन मैं हूं नहीं, अब क्या करूं, तो इसलिए बाद में मैंने किया नहीं। लेकिन मैं डायरेक्ट करना चाहता था, अभी भी चाहता हूँ, और शायद मैं करूंगा डायरेक्ट। सर आपने एक एंट्री भी ली थी ना बालक पालक में, आपने ली थी, हाँ, गणेश सर ने ली थी, आप मैं दोनों ने ली? दोनों ने ली ओ, थी। ओके 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 ओके। रात रानी की शैतानी नाम का ये था वो, और मुझे दो ही वर्ड थे, हाँ यार, और सेकंड वेरिएशन में हाँ यार, हाँ यार, इतना ही करना था, उसमें भी 12 टेक दी थी मैंने। मैंने बोला गणेश यार, गणेश बोला अरे लेकिन होता है यार, मैंने बोला नहीं यार, हाँ यार में अगर 12 टेक दे रहा हूँ तो मैं इतना गंदा आर्टिस्ट हूँ, तो इसलिए बाद में मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है। कमाल। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अपकमिंग राइटर्स हैं और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? आप कैसे उनको अच्छा, ग्रो करने के लिए?
या उसके पहले मैं और एक अपना एक इंसिडेंस बता दूं, बिकॉज आपने कहा यहाँ पे अरुण रंजनकर जी है। हाँ हाँ हाँ। अरुण रंजनकर जी मेरी फ्रेंड है, तृप्ति मेरी बहन है। तो मैं और तृप्ति हमें दोनों को लेकर एक वन एक्ट डायरेक्ट करने वाले थे, ओह जो ओके। 2 रिहर्सल्स में आ भी गए थे। और उन्होंने बहुत कोशिश की। 2 रिहर्सल में मुझे पता चला कि उन्हें पता चल गया कि इससे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अंबर यू आर वेरी गुड राइटर, बट क्या है कि एक्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बाद में वो डायरेक्ट उन्होंने की नहीं और हमने की नहीं। मैंने तृप्ति को बोला, तृप्ति अगर किसी इतने बड़े अच्छे जिनको मैं मानता हूँ उन डायरेक्टर को इनको लग रहा है ना मुझे कुछ नहीं आता, तो मतलब मत कर। तू उनका कॉन्फिडेंस कम कर रही है। तो इसलिए बाद में वो हुआ नहीं। लेकिन मुझे याद है 2 रिहर्सल वो उन्होंने एक्ट करके बताया। जनरली अरुण जी एक्ट करके बताते नहीं है। मैंने बहुत सुना था कि वो कुर्सी पर बैठते हैं और बोलते हैं ये करो ये करो। उन्होंने वो भी करके बताया, फिर भी हुआ नहीं। तो फाइन, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छे डायरेक्टर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे एक्टिंग नहीं करनी। अरुण सर इज वॉचिंग इट, डेफिनेटली वो हंस रहे होंगे। हाँ सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे टुडे सर, राइटर्स के लिए, बिकॉज काफी लोग हैं सर, आई विल टेल यू, बिकॉज हमारे सर्कल में जो रूबरू प्रोडक्शंस है, जो हम लोग जो प्लेस करते हैं सर, काफी अच्छे उभरते राइटर्स हैं। तो एक गाइडेंस उन्हें, उनके उनके लिए आपका एक टिप भी बहुत मायने रखेगा कि काइंड ऑफ क्या एक उनके लिए बेहतर करने के लिए आप क्या टिप दोगे? सी मैं कल मतलब मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि कहाँ जाकर हम प्रेजेंट करें और क्या कैसे प्रेजेंट करें खुद को कि लोगों को समझे कि हम लोग इतने अच्छे क्या क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा कहना अभी भी वही है कि वन एक्ट, स्टार्ट फ्रॉम वन एक्ट। मतलब मुझे ना एक बहुत आसान सी चीज बोलती हूँ, वन एक्ट को ना ऐसे बोलने वाले बहुत मैंने देखे हैं कि वन एक्ट क्या है, अरे वो नाटक है छोटा सा, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, अरे लिखना है तो कुछ बड़ा लिखो यार, वन एक्ट लिख के क्या होगा। नहीं, मैं कहता हूँ कि एक कविता लिखने के लिए जितनी पावर लगती है ना उतनी एक वन एक्ट लिखने के लिए, बिकॉज कविता इस सबसे हार्ड फॉर्म है राइटिंग में। बिकॉज उसमें आपको रिदम भी देखना होता है, आपको थॉट भी होना देना होता है, और एक पेज पे सब कुछ खत्म करना है कम से कम, या फिर 2 पेज। कविता 10 पेज की नहीं होती। नाटक वैसे ही है कि वन एक्ट से शुरू करो। मैंने जब बालक पालक वन एक्ट की ना, तब 30 मिनट में प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास कैरेक्टराइजेशन है, मेरे पास कहानी है, इट्स अ मिनिएचर, सिंपल थिंग। हम लोग अगर बड़ा कोई आर्किटेक्ट कोई हो तो वो बड़ा महल नहीं खड़ा करके दिखाता, वो एक मिनिएचर दिखाता है और कहता है देख मेरा इतना ऐसा होने वाला है। इट इज लाइक सेम। बालक पालक के बाद हमने सेकंड एक वन एक्ट की थी, बंध नायलॉन से करके, विच वॉज अ साइफाई थिंग। जब हमने वन एक्ट की, वो भी दूसरे साल में उसको नंबर 1 मिला। तब हमें एक नई बात पता चली कि वन एक्ट करो, वापस वन एक्ट करो, क्योंकि उस वन एक्ट में जो प्रोड्यूसर को देखने के लिए होता है वो सब कुछ है। उस पे ह्यूमर का एंगल पता चलता है, उसकी उसमें डायलॉग डिलीवरी की स्टाइल क्या होती है पता चलती है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो पता चलता है। सबसे बड़ी बात, कहाँ पे गाने होने वाले हैं वो पता चलता है। स्टोरी कहाँ से शुरू होगी कहाँ खत्म होगी, एक पूरा का पूरा एक आर्क मिलता है जो जनरली उन्हें चाहिए होता है। और बाद में ना अगर वो जीतती है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये कलाकृति कहीं पे जीती हुई है ना, तो करने के लिए हमें भी पॉसिबिलिटीज है कि ये थॉट लोगों को पसंद आ रहा है। सो उन्हें मैं कहूंगा राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, डायरेक्टली जाकर पिच पे खेलते नहीं, तो वन एक्ट इज अ नेट प्रैक्टिस, वहां से शुरू करो। बहुत सारे अरुण रंजनकर जी है, बहुत ऐसे नामचीन लोग हैं जो आज भी बड़ी बड़ी वन एक्ट कॉम्पिटिशन देखने के लिए आते हैं, और वहां से लोग ढूंढते हैं कि यार ये बंदा अच्छा लिख रहा है, इसका थॉट अलग है, इसकी कहानी अलग है, तो उसे उठाए। तो वहां से ना आपको पहला ब्रेक मिलेगा आपको कहीं बड़ी जगह। क्योंकि मैं भी यशराज के पास गया नहीं ये लेके, मैंने शुरुआत की वन एक्ट से, वन से बीपी हुआ, बीपी से येलो हुआ, येलो से सिद्धार्थ मल्होत्रा जी मिले, वहां से हम लोग गए बच्चन जी के पास, वहां से गए यशराज को। तो ये जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स दुनिया में आनी चाहिए। अगर वो नहीं आई ना तो वाट लगती है। बिकॉज अगर पहला ब्रेक और मैं अगर यशराज को जाता और सेकंड ब्रेक में अगर गिर जाता ना, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता कि यार मतलब
इट वाज एक रात की कहानी थी, वो हो गई. सो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. cool superb. So जो लोग भी देख रहे हैं, तो this is the start and this is Hambar Adap and where he started from and getting into a big industry and so much fame, so much नाम and कमाल की चीजें दी है सर आप. And it was amazing discussing everything, every aspect, every story here and बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला. शायद ये टिप्स या ये चीजें सुनकर अगर कल उठकर कोई इस 19 या 20 लोग जो लोग भी देख रहे हैं उनमें से एक भी अगर अंबर अडप उठता है तो हमारे लिए फख्र की बात होगी सर. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो. और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जैसा अपना सेशन हुआ ना, जुलाई में ना एक मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, मैं और गणेश. इट इज ओनली फॉर राइटिंग एंड इट इज 4 दिन का वर्कशॉप है, जहाँ पे हर एक दिन में 1 एक्ट, नाटक, सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज. एक सेशन फुल उसके राइटिंग के रिलेटेड है. मैं उसकी ना जो कुछ भी डिटेल्स है मैं आपको दे दूंगा. यू जस्ट स्प्रेड बिकॉज इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम जिनको बेसिक से लेकर यहाँ तक आना है ना. तो उनके लिए हम लोग मैं और गणेश मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं कि तो ताकि लोगों को पता चले. बिकॉज वेब राइटिंग ये अभी बहुत फेमस हो रहा है और दिख रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करियर ऑल्सो. सो उसमें वो है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा. जस्ट स्प्रेड इट. We'll definitely spread the word and thank you for sharing each and every aspect of your life. मजा आया सर सुन के. We had a great time listening to you. Thank you so much for joining. Thank you so much sir. Bye. Take care sir. Yeah. Thank you everyone for joining. It was great. Thank you for all your responses. Thank you everyone. Bye. See you in the next episode. कुछ नया करते हैं, कुछ नया plot के साथ. Definitely. Till then, bye. Good time.